नमस्कार साथियों। जैसे कि आपको पता है कि पीटी परीक्षा में बस कुछ ही दिन बचे हैं और जैसे कि मैं आपको पहले वीडियोस में बता चुका हूं कि कैसे इन कम दिनों का इस्तेमाल करें। और इन कम दिनों में ऐसा नहीं होता कि आप किसी भी सब्जेक्ट को इग्नोर करें, और इग्नोर करने से क्या होता है, हमें होता है नुकसान। जैसे कि आप देख सकते हैं इकोनॉमी, जैसे कि अगर आप देख पा रहे होंगे सिलेबस है, और इकोनॉमिक्स सिलेबस में अगर आप देखेंगे तो काफी सारे टॉपिक्स हैं और इन टॉपिक्स को पढ़ने के लिए काफी टाइम चाहिए होता है, लेकिन उतना टाइम हमारे पास है नहीं। तो हम कैसे इन चीजों को अप्रोच करें, और मैंने कैसे अप्रोच किया, मैं वही आपको बता रहा हूं। मैं कोई अलग स्ट्रेटजी जिसके लिए मेरे लिए एप्लीकेबल ना हो बट आपके लिए मैं एप्लीकेबल करवाने की कोशिश करूं, ऐसा नहीं है। इकोनॉमी बड़ा सब्जेक्ट है, इसमें थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग की भी जरूरत होती है, थोड़ी समझ होनी चाहिए आपको आर्थिक मामलों की, तभी आपको ये समझ में आती है। लेकिन मैं आपको यहाँ अपनी स्ट्रेटजी क्योंकि शेयर करने वाला हूँ, अपने नोट्स शेयर करने वाला हूँ, इसकी वजह से आपको ज्यादा कोई दिक्कत नहीं होगी। थोड़ा सा 1-2 घंटे आपको देने होंगे और 5 नंबर, बिलीव मी, 5 नंबर आप अपने पक्के कर सकते हैं। और देखिए यही एक ट्रिक होती है, आप एग्जाम में कैसे अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अगर आप 80 मार्क्स लाने वाले हैं, सोचिए अगर आप 80 मार्क्स लाने वाले हैं और आप +5 कर लेते हैं तो आपके 85 हो जाते हैं। 5 नंबर यहां से, और ये सिर्फ 2 घंटे देने हैं। थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, 1-2 बार रिवाइज करना होगा और आप 5 नंबर आगे चले जाएंगे उनसे जो ये सोच रहे हैं कि मेरे पास कम टाइम है, मैं क्या करूं। वो 5 नंबर आपसे पीछे पहले ही हो चुके हैं। इवन अगर मैं थोड़ा हार्श होके बोलूं तो वो रेस से बाहर हो चुके हैं। तो चलिए सिलेबस थोड़ा समझ लेते हैं। सिलेबस समझने की इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि हम यहाँ कंसाइज्ड, बहुत ही सीमित शब्दों में आपको ये चीजें समझाने वाले हैं कि कैसे इकोनॉमी के सिलेबस मिनिमम टाइम में मिनिमम इन्वेस्टमेंट मैक्सिमम आउटपुट। ओके, तो चलिए देखते हैं। पहला टॉपिक है योजना आयोग। कलर चेंज कर लेते हैं। योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजनाएं, 5 ईयर प्लान्स की बात कर रहा। मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी, जैसे कि हमको पता है कि इंडिया की जो इकोनॉमी वो मिक्स्ड इकोनॉमी स्टार्टिंग से ही रही, मिक्स्ड इकोनॉमी। लेकिन अब सोचिए अगर आप कोई इकोनॉमिक्स की बुक उठाते हैं तो यहाँ पे जो टॉपिक्स मिलेंगे इनके अंदर आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। मतलब आप अगर पढ़ने बैठेंगे तो आपको 1 महीना सिर्फ इसी बात को समझने में लग जाएगा कि इंडिया की इकोनॉमी प्रीवियस टाइम्स में, मतलब 1947 से स्टार्ट होकर के कैसे चली थी 1991 तक, एक अलग तरीके से चली। उसके बाद 91 के बाद का जो फेज आता है, फिर जैसे सिलेबस में दे रखा कि वर्ष 2014 के बाद तो कोई अलग नहीं चली, लेकिन कुछ ऐसे परिवर्तन हुए जिसमें 2014 के बाद थोड़ा सा जो आर्थिक परिदृश्य है इंडिया का वो थोड़ा सा बदला। तो वो भी चीजें देखनी होती हैं, ठीक है, वो भी चीजें देखनी होती। तो यहां पे बस मैंने वही फैक्ट्स सेलेक्ट करके आपको बताने आया हूं जो आपके एग्जाम में काम आने वाले हैं, ठीक है, जो आपके एग्जाम में काम आएंगे और ज्यादा आपको पढ़ना भी नहीं पड़ेगा। तो चलिए नोट्स पे चलते हैं, इधर से हट के नोट्स पे चलते हैं। और यहाँ एक बात और सुन लीजिए, ये नोट्स जो है वो हिंदी में भी अवेलेबल होंगे, लेकिन यहाँ पे इंग्लिश में पढ़ाया जाएगा। यहाँ पे इंग्लिश में बताया जा रहा है क्योंकि क्या है कि जो अर्थव्यवस्था के जितने भी टर्म्स होते हैं, जितने भी उनकी शब्दावलियां हैं, टर्मिनोलॉजीज हैं, वो सारी इंग्लिश में ही लगभग होती है। जैसे कि अब यहाँ पे बेस रेट हो गया, ठीक है, तो रेट का दर हो जाएगा, और मैं हिंदी में क्योंकि बोल रहा हूं तो मुझे नहीं लगता आपको इतनी कोई तकलीफ होनी चाहिए इसको समझने के लिए, ठीक है। चलिए पहली चीज देख लेते हैं, और थोड़ा सा मैं इंट्रो में ऐसे बता देता हूं कि इसमें क्या क्या कवर होने वाला है, ठीक है। सिलेबस तो मैंने आपको दिखा ही दिया, लेकिन इसमें क्या क्या कवर होने वाला है। तो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज, इसमें क्या है कि जो टर्मिनोलॉजीज होती हैं, शब्दावलियां हैं,
इकोनॉमिक्स की, ये बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे तो उसमें आपको 5 में से 2 क्वेश्चंस ऐसे मिल जाएंगे। उसके बाद 2 क्वेश्चन होते हैं अंडरस्टैंडिंग पे बेस, ठीक है। तो मैं आपको वो भी करवाने की कोशिश करूंगा कि थोड़ी सी आपकी अंडरस्टैंडिंग मॉनेटरी पॉलिसी को लेके, मौद्रिक जो नीति होती है सरकार की, उसमें कैसे इंटरेस्ट रेट घटा करके बढ़ा करके, और मनी सप्लाई, ये सब क्या होते हैं, मैं आपको कवर करवाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। और मैंने क्योंकि नहीं छोड़ा था, मतलब मेरा पहले से थोड़ा सा इकोनॉमिक्स जो था वो बेहतर था, लेकिन अब सोचिए कि आपके पास 7-8 दिन बचे हो और आप, क्योंकि रिवाइज करना होता है। इकोनॉमिक्स मेरा पहले से अच्छा है, लेकिन रिवाइज करना जरूरी होता है, उसमें से छांटना जरूरी होता है कि क्या पढ़ें, क्या पढ़कर जाएं एग्जाम हॉल में, ताकि हमारी बेटर रिटेंशन रहे और रिकॉल बेहतर हो, ठीक है। तो पहले चलिए देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं। तो टर्मिनोलॉजीज हो गई, उसके बाद फिर हम, और हिंदी वाले बिल्कुल मत घबराइए, मैं यहाँ पे सारी चीजें हिंदी में ही एक्सप्लेन करने वाला हूँ, और हिंदी में आपको पीडीएफ मिल जाएगी। उसके लिए आप टेलीग्राम पे चले जाइए, वहां पे आपको मिल जाएगा। और ये मुश्किल से 7-8-9 पेज मैक्सिमम, और ये इतना बड़ा लिख रखा, तब ये 7-8-9 पेज हो रहे हैं। आप इनको 2 पेज में भी समराइज करके अपने खुद के नोट्स बना सकते हैं, सिर्फ 2 पेज, समझ लीजिए। अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको 1 घंटा देना होगा, और सिर्फ 2 पेज पढ़ के जाने हैं, आपके 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो सोचिए कितना आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है ये सेशन। और इसको लाइक करें, इसको शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ये आपके ही फायदे के लिए है। और चलिए आगे देख लेते हैं। जैसे कि मैं बात कर रहा था इंपॉर्टेंट बुक्स, अब बुक्स भी पूछी जाती हैं, ठीक है, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, लेकिन इतनी फेमस बुक्स हैं कि अगर कहीं एग्जामिनर, अगर देखिए एग्जामिनर का माइंडसेट समझना होता है, तो पेपर बनाने जब बैठता है ना, तो वो क्या सोच रहा होता है, मैं भी यही सोच रहा होता हूं कि एग्जामिनर जो है वो क्या सोच रहा होगा, उसके मन में क्या चल रहा होगा, कि अगर जैसे उसके सामने से कोई चीज निकलती है, कोई टॉपिक निकलता है, तो वो क्या ये सोच सकता है कि लाओ मैं ये क्वेश्चन दे दूं, क्या उसे देना चाहिए कि वेल्थ ऑफ नेशंस एडम स्मिथ की किताब मैं पूछ लूं, ठीक। क्योंकि ये किताब एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो कैपिटलिस्ट सिस्टम है ना, उसकी जननी है, ठीक है, मदर ऑफ कैपिटल सिस्टम। जो भी दुनिया में डेवलप हुआ, वो इस किताब का बहुत महत्वपूर्ण रोल। ये 1776 में लिखी गई थी, 1776 मतलब 1776 में। और अमेरिका जैसे ही आज़ाद होता है और वो अपनी पॉलिसीज इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करता है, अपनी नीतियां, तो इस किताब में लिखी गई चीज़ों को इम्प्लीमेंट करता है। वो हम कैपिटल सिस्टम में पढ़ेंगे, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में। फिर इंडियन इकोनॉमी जैसे सिलेबस में दे रखा था 1947 टू 1991, यहाँ क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई। 5 ईयर प्लान्स देखिए, मैंने इंपॉर्टेंट ही लिखे हैं। अब वहाँ पे तो लिखा था 5 ईयर प्लान्स, लेकिन 5 ईयर प्लान्स में क्या पढ़ना है, कौन से प्लान्स ऐसे रहे जो एक तरह से इंपॉर्टेंट थे, लैंडमार्क कह सकते हैं आप उनको, ठीक है। लैंडमार्क 5 ईयर प्लान्स थे जो अपने समय में एक परिवर्तन लेकर आए उन 5 ईयर प्लान्स में, बाकी के 5 ईयर प्लान्स में। जैसा कि हम जानते हैं 12 5 ईयर प्लान्स इंप्लीमेंट हुए, उसके बाद 2017 में 5 ईयर प्लान्स की छुट्टी कर दी गई, ठीक है। तो वैसे हुए, देखिए सारी चीजें उसके मिल्क रेवोल्यूशन, जो व्हाइट रेवोल्यूशन जिसको बोलते हैं, बैंकिंग सिस्टम। अब बैंकिंग सिस्टम तो बहुत बड़ा टॉपिक है, बैंकिंग सिस्टम बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन मैंने इसमें कुछ बुलेट पॉइंट्स लिए हैं जिनकी हेल्प से मैं आपको समझाने वाला हूँ, और इंटरेस्ट रेट ये सब चीजें डिस्कस करेंगे इसमें, ठीक है। टैक्स टाइप्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट इंडिसेस हैं जो रिलीज होती हैं, ठीक है। कौन रिलीज करता है, करेंसी एंड कॉइन्स, बस यहां से खत्म हो जाता। और टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिए पीडीएफ पाने के लिए, और पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश में दोनों अवेलेबल रहेगी, मैं ये चीज बार बार बता रहा हूं, ठीक है। तो चलिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स से। तो पहला क्या है, आई होप आपको दिख रहा होगा, बेस रेट, ठीक। बेस रेट देखते हैं। अब बेस रेट क्या है, अब बेस रेट होता यह है, मैं यहां पे ज्यादा लिखूंगा नहीं, बेस रेट होता यह है, आप देख पा रहे होंगे, पढ़ लीजिए। दिस इज द मिनिमम रेट बैंक्स आर नॉट अलाउड टू लेंड टू इट्स कस्टमर टू द
बोरोवर्स। इसका ये मतलब है कि ये मिनिमम होता है। जैसे इंटरेस्ट रेट जब काउंट होता है ना, मतलब जैसे कोई बैंक आपको इंटरेस्ट रेट देती है, तो जो कंट्री का सेंट्रल बैंक होता है, जो केंद्रीय बैंक, जो कि इंडिया का आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जब भी इंटरेस्ट रेट डिसाइड करवाता है एक तरह से, तो बेस रेट को कहता है आप इंक्लूड कर लीजिए। तो क्या कर लीजिए, BASE, ठीक है, बेस रेट इसमें इंक्लूड होगा, बाकी के आपके जो चीजें होंगी वो बाद में आएंगी। मतलब कि इसीलिए लिखा है दिस इज द मिनिमम रेट, बैंक्स आर नॉट अलाउड टू लेंड टू इट्स कस्टमर टू इट्स बोरोवर्स, ठीक है, लेंड टू इट्स कस्टमर्स और टू इट्स बोरोवर्स, और यहाँ पे कर लीजिए और टू इट्स बोरोवर्स, ठीक। मतलब अपने जो कस्टमर्स होते हैं जो लोन लेना चाहते हैं, बोरोवर भी वही, मतलब जो लोन लेना चाहते हैं, वो जब लोन लेने आते हैं तो बेस रेट उसमें इंक्लूडेड होता है। मतलब बैंक्स को कैलकुलेट करना होता है, बेस रेट को इंक्लूड करके क्या होता है, बेस रेट वहीं पे बन जाता है, ठीक है। तो समझ में आ गया कि बेस रेट क्या होता है। अब क्योंकि लिखा कि मिनिमम रेट है, तो मतलब उस रेट को आप, मतलब जैसे बैंक है, मान लीजिए आप को लोन देना है किसी को और आप 4% देना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल, मतलब ये कोई ऐसे कोई आंकड़ा नहीं जो कहीं से लिया गया है, बस ऐसे एग्जाम्पल के लिए 4% देना चाहते हैं। 2% बेस रेट सेंट्रल बैंक ने, मतलब आरबीआई ने डिसाइड कर रखा है। अब आरबीआई ने 2% डिसाइड कर रखा, मान लीजिए मैं 1.5 में देना चाहता हूँ लोन जो है, मैं कहता हूँ ठीक है बैंक का लॉस नहीं होगा, चलिए दे देते हैं 1.5% में। मैं नहीं दे सकता क्योंकि बेस रेट 2% है। तो अगर मैं अपना कुछ फायदा ना लूं, लेकिन 2% फिर भी उसका इंटरेस्ट रेट होगा, क्योंकि सेंट्रल बैंक ने 2% डिसाइड कर रखा है, ठीक है। क्या कर रखा है, डिसाइड कर रखा है 2%। समझ में आ गया बेस रेट। मुझे नहीं लगता अब इसमें कोई कंफ्यूजन हो रखा होगा, क्योंकि मैंने इसको बार बार एक्सप्लेन किया। चलिए सेकंड पे आते हैं, बैंक रेट। अब बैंक रेट क्या होता है, बैंक रेट में, बैंक रेट इज अ रेट एट विच द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स द लोन टू द कॉमर्शियल बैंक विदाउट कीपिंग एनी सिक्योरिटी। अब ये बैंक रेट जो है ना, रेपो रेट भी एक होता है, वो भी कॉमर्शियल बैंक को लोन ही देती है। कौन देता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई की तरफ से लोन जाता है, ठीक है। दिख रहा है कि नहीं, नहीं दिख रहा है, चलिए इधर 1 मिनट में कलर कोई और चेंज कर लेता हूँ, लेकिन इसका कलर नहीं चेंज होगा तो हो जाता है। कौन सा लो, चलो ग्रीन ले लेता हूँ। ग्रीन दिख रहा है प्रॉपर, रेडी सही है। आरबीआई बैंक रेट जब भी डिसाइड करती है, ठीक है, तो क्यों, कैसे डिसाइड करती है, वो रेपो से कैसे अलग होता है, चलिए ये समझते हैं, ठीक। तो विदाउट एनी सिक्योरिटी, बैंक रेट क्या होता है, विदाउट एनी सिक्योरिटी। मतलब जब कॉमर्शियल बैंक जो होती हैं, जब वो लोन लेती हैं तो उन्हें कोई सिक्योरिटी देनी होती है, मतलब कोई चीज समझो कि गिरवी रखनी पड़ती है आरबीआई के पास, फिर उनको लोन मिलता है। लेकिन बैंक रेट में क्यों नहीं मिलता, बैंक रेट में क्यों सिक्योरिटी नहीं दे, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म होता है, ठीक है। क्या होता है, लॉन्ग टर्म। एक तरह से आप इसको रेपो रेट कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, रेपो रेट, लॉन्ग टर्म रेपो रेट, लॉन्ग टर्म रेपो रेट। अगर आप में वीडियो में कोई इशू है ना, तो आप इसको थोड़ा अपनी क्वालिटी बढ़ा लीजिए, तो ये प्रॉपर आपको दिखने लगेगा, ठीक है। जिसको नहीं दिखता है लिखा हुआ, ये आप अपनी क्वालिटी बढ़ा करके इसको देख सकते हैं, इसको एक्सेस कर सकते हैं। आगे आते हैं, तो इसको आप पढ़ेंगे तो ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, जिसमें आप अपने आप पढ़ के इसको समझ सकते हैं। अब रेपो रेट प्रोवाइड्स द लोन टू बैंक विद सिक्योरिटीज। मैंने क्या बताया, बैंक रेट विदाउट एनी सिक्योरिटी, वही लोन जो कॉमर्शियल बैंक को दिया जाता है, लेकिन लॉन्ग टर्म दिया जाता है। रेपो रेट क्या है कि शॉर्ट टर्म में, ठीक है, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, ये फर्क है। और विद सिक्योरिटीज होता है, और इस टाइम पे ये 5.90 है। अब यही सबसे इंपॉर्टेंट होता है,
जान लीजिए। रेपो रेट जो है ना, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। ये 5.90 इसे ही पॉलिसी रेट कहते हैं, ये भी समझ लीजिए कि रेपो रेट जो होता है इसे ही पॉलिसी रेट कहते हैं। आपने न्यूज में ये चीज सुनी होगी कि क्या पॉलिसी रेट भी यही होता है, आरबीआई हैज डिसाइडेड टू रिड्यूस द पॉलिसी रेट, ऐसे करके न्यूज आपने पढ़ी होगी ना। तो बिल्कुल यही चीज है कि रेपो रेट जो है वो कम ज्यादा होता रहता है। अब एक कम ज्यादा कैसे होता है, चलिए मैं आपको इंटरेस्ट रेट के बारे में, बार बार इंटरेस्ट रेट की बात हो रही है ना, चलिए पहले एक और पढ़ लेते हैं, उसके बाद उसको चलते हैं, फिर सारी चीजें वहां डिस्कस होंगी, क्योंकि एसएलआर और सारी चीजें, सीआरआर जो होता है, कैश रिजर्व रेशियो। चलिए रिवर्स रेपो की बात करते हैं। रिवर्स रेपो, रिवर्स रेपो क्या है, जब आरबीआई को लोन लेना हो बैंकों से तो फिर वो क्या करेगा, वो बैंकों से कहता है भाई लाओ मुझे पैसे दे दो। तो क्या बैंक कह सकते हैं कि मैं इतने % पे आपको चार्ज करूंगा और आप ले लीजिए, ठीक। आरबीआई खुद डिसाइड करता है कि मैं कितने % पे लूंगा। कमाल देख लीजिए। अब ऐसा क्यों होता है कि आरबीआई डिसाइड करता है कि कैसे, क्योंकि वो मौद्रिक नीति को देश की कंट्रोल करता है। आरबीआई मौद्रिक नीति को कंट्रोल करता है, और कंट्रोल करने का मतलब है कि उसी के हिसाब से काम होता है कि मार्केट में कितना पैसा अवेलेबल रहना चाहिए कि हमारी जो नीतियां हैं, इन्फ्लेशन है या और भी चीजें हैं, उनको कंट्रोल में रखा जा सके। मनी सप्लाई भी हम आगे देखेंगे, जब इनको पढ़ लेते हैं एक बार, ठीक। एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अब ये क्या होता है कि जो बैंक होते हैं उनको अपने ही पास, ठीक है, अपने ही पास कैश में या गोल्ड में या गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है, जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं, गवर्नमेंट इशू करती है लोन लेने के लिए, और उनको कौन इशू करता है, आरबीआई इशू करता है। आरबीआई इशू करता है और उनको लोन मिल जाता है गवर्नमेंट को। वही जो सिक्योरिटीज होती हैं, माना जाता है कि वो सबसे सिक्योर होती हैं। जैसे आपने मान लीजिए बैंक में एफडी करवा रखी, सरकारी बैंक में एफडी करवा रखी है, तो माना यह गया कि आपका जो सिक्योरिटी है, मतलब जो आपने बॉन्ड खरीद रखा है वो सिक्योर है, वो ज्यादा कहीं जाने वाला नहीं, क्योंकि वो सरकारी बैंक है। ऐसा ही कुछ सरकारी बॉन्ड्स के साथ होता है। सरकारी बॉन्ड्स जो है वो सिक्योर माने जाते हैं, जिन्हें गवर्नमेंट सिक्योरिटी कहा जाता है। तो एसएलआर के रूप में उन्हें कुछ कैश, गोल्ड, सिक्योरिटीज विद द बैंक्स रखा जाता है। इस समय वो 18% है, ठीक है। कुछ टाइम लायबिलिटीज होती हैं, अभी हिंदी वालों को थोड़ी दिक्कत आ रही होगी टाइम लायबिलिटीज, लेकिन बने रहिए हमारे साथ, मैं आपको पूरी तरह से समझा के ही छोड़ूंगा आज, ठीक, कहीं जाने नहीं दूंगा। टाइम लायबिलिटीज मतलब क्या होता है कि बैंक्स को रोज का रोज कुछ पैसा चाहिए होता है, ठीक। अभी टाइम लायबिलिटीज वो चीज, प्रॉपर वो चीज नहीं, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए सिर्फ बता रहा हूँ। रोज का रोज जैसे कि बैंक में पैसा जमा होता है, ठीक, आप कभी गए होंगे बैंक, पैसा जमा करना हो, लेकिन कुछ लोग निकालने के लिए भी आते हैं पैसा, कुछ लोग पैसा निकालने के लिए भी आते हैं। अब पैसा जब निकालने के लिए आते हैं तो बैंक को तो ये चीज पता नहीं होती, ठीक, लेकिन उनके पास एक कैलकुलेशन होती है कि कितनी हमारी लायबिलिटीज हैं, मतलब जो बैंक में पैसा जमा करके गया है वो बैंक की लायबिलिटी है, क्योंकि उसे वापस करना है, ठीक है। क्या करना है, वापस करना है। तो उसी के हिसाब से उन्हें रोज का रोज पैसा चाहिए होता है कि वो चीजें पूरी हो पाए। तो जो टाइम लायबिलिटीज हैं उनका जो 1% हिस्सा होता है, जिसको 18% है एसएलआर के फॉर्म में, वो गोल्ड में भी हो सकता है। उसकी वैल्यू का 18% कैश में, गोल्ड में और सिक्योरिटीज, मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटी की बात की जा रही है यहाँ, या फिर कोई और सिक्योरिटी जो सिक्योर होती है, मतलब उसकी रेटिंग भी होती है कि कौन सी सिक्योरिटी कौन सी सिक्योर है, वही जो है आप यहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। 18% जो बैंक अपने पास ही रखता है। सीआरआर की बात करते हैं। सीआरआर होता है कि इसमें बैंक्स को कैश के फॉर्म में, मैंने अभी बताया था ना कि बैंक में आप जैसे पैसा जमा करने जब जाते हैं तो आप बैंक को वापस करने के लिए उनके पास कुछ पैसा होना चाहिए। लेकिन जैसे मान लीजिए बैंक जो है फेल करने लगे, उनके पास जो मनी सप्लाई है एक तरह से, मतलब पैसे का जो लेन देन इधर उधर से है,
वो रुक जाए किसी तरह के, जैसे मान लीजिए कोई विजय माल्या कोई पैसा लेके भाग गया किसी बैंक का, अब तो बैंक के पास कैश क्रंच हो जाएगा ना, मतलब कि कैश जो है वो जो मनी है वो कम हो जाएगा फ्रॉड की वजह से। तो अब उन्हें ये सब बैकअप प्लान के तहत रखने पड़ते, चाहे वो SLR हो या CRR हो, ठीक है, CR नहीं CRR, ठीक है। कैश रिजर्व रेशियो कितना है इस टाइम पे 4.50, मतलब लाइबिलिटीज का, डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज का जो मैंने भी आपको समझाया वो 4.50 उसके परसेंट का। SLR 18 और ये क्यों ज्यादा कम होता है ये भी मैं अभी आपको बताऊंगा। तो ये RBI के पास रखा जाता है, ठीक है। कहाँ रखते हैं? RBI कहता है लाओ भाई 4.50% आपने, ये जो आपकी एक तरह से वैल्यू है आपके नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज इसको बोलते हैं NDTL, ये इसका 4.5% कैश में लाइए और हमारे पास रख दीजिए। सोचिए कि मतलब लोन चाहिए तो मेरे परसेंटेज के हिसाब से, मतलब मेरा इंटरेस्ट रेट चलेगा। RBI की तानाशाही आप देख लीजिए, लेकिन ये जरूरी है। और क्यों जरूरी है मैं आपको बताऊंगा बाद में, अभी पहले इन टर्म्स को समझ लेते हैं, उसके बाद समझेंगे कि RBI का खेल है क्या, क्यों सेंट्रल बैंक्स ऐसे काम करते हैं जैसे वो आज करते हैं, ठीक है। इन्फ्लेशन और इनको बाद में समझेंगे, पहले इन चीज को बैंक में बैंकिंग टर्म्स की वजह से समझ लेते हैं। चलिए चलते हैं व्हाइट बोर्ड पे। आप देखते हैं पहले हमने क्या समझा था, पहले हमने समझा बेस रेट, बेस रेट, फिर बैंक रेट समझा, फिर बैंक रेट समझा, बैंक रेट, फिर हमने क्या समझा था, CRR समझा, SLR समझा, रेपो रेट समझा, रिवर्स रेपो रेट समझा, जिसमें मैंने क्या बताया था आपको कि किस रेट को पॉलिसी रेट बोलते हैं, रेपो रेट को पॉलिसी रेट बोलते हैं। तो चलिए पहले इनको समझ लेते हैं। बेस रेट क्या होता है कि सेंट्रल बैंक डिसाइड करती है, सेंट्रल बैंक डिसाइड करती है कि ये मिनिमम होना चाहिए। बैंक चाहे जितने में देना चाहे, सेंट्रल बैंक जो मान लिया 2% डिसाइड कर दिया, तो इससे नीचे फिर कोई भी कॉमर्शियल बैंक आपको 0% पे लोन नहीं दे सकती, क्योंकि इस 2 से नीचे वो जा ही नहीं सकती। यही होता है बेस रेट, ठीक है, यही होता है बेस रेट। इसके ऊपर वो जो अपने खर्चे होते हैं बैंक ऐड कर सकती है, फिर अपने हिसाब से बैंक लोन दे सकती है, ठीक है। आपको दिख रहा होगा, आई होप आपको दिख रहा है, ठीक है, देख लेते हैं, ठीक है, आपको दिख रहा है प्रॉपर। तो ये 0% पे लोन नहीं दे सकती कोई कॉमर्शियल बैंक, क्योंकि बेस रेट ऑलरेडी डिसाइडेड है, इससे नीचे आप नहीं जा सकते। अब बैंक रेट क्या है, बेस रेट तो चलो भाई समझ आ गया कि मिनिमम एक कॉमर्शियल रेट बन जाता है डिफॉल्ट, ठीक है। बैंक रेट क्या है, ये क्या होता है, RBI जो है वो लोन देती है कॉमर्शियल बैंक्स को, ठीक है, कॉमर्शियल बैंक्स को लोन देती है, लोन टू कॉमर्शियल बैंक। इंटरेस्ट बैंक रेट भी इंटरेस्ट रेट होता है, बेस रेट भी इंटरेस्ट रेट होता है, ये बात ध्यान में रखिए। लोन दिया जाता है लोन टू कॉमर्शियल बैंक्स, कॉमर्शियल बैंक्स, लोन टू कॉमर्शियल बैंक्स फॉर द लॉन्ग टर्म, ठीक है, लंबे समय के लिए लोन दिया जाता है विद और विदाउट सिक्योरिटी, ठीक है। क्या होता है, विद और विदाउट सिक्योरिटी। अब इसका क्या मतलब है, मैंने क्या इससे पहले बताया था कि विद सिक्योरिटी या विदाउट सिक्योरिटी, बताइए। विद सिक्योरिटी बोला था कि विदाउट सिक्योरिटी बोला था? इसमें था कि आपको विदाउट सिक्योरिटी लोन मिल जाता है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है, ठीक है। क्या होता है,
विदाउट सिक्योरिटी आपको लोन मिल जाता है। चलिए यहाँ देख लेते हैं एक बार, ये देखिए, विदाउट कीपिंग एनी सिक्योरिटी। ठीक है, वही पढ़ रहे हैं ना हम लोग जो अभी इससे पहले पढ़ के गए थे। चलिए आगे आते हैं, ये चीज समझ में आ गई होगी। अब ये इफेक्ट कैसे करेगी ये भी समझेंगे। इसका इफेक्ट कैसे होगा, चलिए देखते हैं। आगे क्या था, रेपो रेट। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट रेपो रेट, पॉलिसी रेट। ठीक है, रेपो रेट, पॉलिसी रेट। एक्चुअली इसका क्या है ना, इसलिए मैं लिख रहा हूं ताकि आप लोग इसको प्रॉपरली, क्योंकि ये बेस है, इसको आप समझ जाएंगे। उसके बाद सप्लाई और ये करना कि पॉलिसी रेट घट गया तो फिर क्या इफेक्ट आएगा, ये सब चीजें आपको इजीली समझ में आ जाएंगी। अब जब भी न्यूज बनती है तो इसी की बनती है कि रेपो रेट घट गया है, रेपो रेट बढ़ गया है। ठीक, अब ये बढ़ता घटता है, इसका असर क्या होता है मार्केट पे। चलिए अभी आरबीआई क्या कर रहा है, वो रेपो रेट घटा रहा है कि बढ़ा रहा है। आरबीआई रेपो रेट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब ये क्यों बढ़ रहा है, इसका कारण क्या है। रेपो रेट अगर बढ़ रहा है, इसको थोड़ा यहां से कर लेता हूं, आरबीआई का रेपो रेट जो है वो बढ़ रहा है तो मार्केट में मनी सप्लाई कम हो रही है। अब सोचिए आप जो है, आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए, आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए तो अब क्या होगा, लोन लेना कम हो जाएगा कॉमर्शियल बैंक्स का भी। और कॉमर्शियल बैंक क्योंकि उनके लिए भी लोन लेना महंगा हो जाएगा। रेपो रेट पे क्या होता है, पॉलिसी रेट पे बैंक्स जो है आरबीआई से लोन लेते हैं। अब अगर वो महंगा हो जाए कॉमर्शियल बैंक के लिए तो कॉमर्शियल बैंक को भी अपना लोन महंगा करना पड़ेगा। और जब कॉमर्शियल बैंक अपना लोन महंगा करते हैं तो वो कस्टमर के पास, बोरोवर्स के पास, जो आम जनता है उसके पास वो महंगा लोन जाता है। अब वो महंगा हो गया है तो मनी सप्लाई जो है वो जितना, जैसे कि आप मान लीजिए 0% लोन हो जाए, जैसे क्या होता है क्रेडिट कार्ड्स और ईएमआई वगैरह 0% मिलती है तो खरीदारी ज्यादा होती है। खरीदारी ज्यादा होने से जो मार्केट में जो पैसा है वो ज्यादा आता है, ज्यादा पैसे जो है मार्केट में आ जाते हैं, उसकी वजह से महंगाई बढ़ती है, जिसे क्या कहते हैं टेक्निकल भाषा में, टेक्निकल शब्दावली हमारे पास उसका क्या है, इन्फ्लेशन। उसे क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन। थोड़ा सा तिरछा लिख रहा हूं लेकिन समझ में आपको आ रहा होगा। ठीक है, 0% है तो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन आ गई। अब इन्फ्लेशन से क्या होता है कि कई तरह की दिक्कतें पैदा होती हैं, गवर्नमेंट्स के लिए भी, आम जनता के लिए भी। आप देख ही रहे हैं आजकल इतनी ज्यादा महंगाई क्यों है, और महंगाई से निपटने के लिए फिर आरबीआई क्या करती है, आरबीआई जो है इंटरेस्ट रेट बढ़ाती है और भी तरीके अपनाती है। इसमें से पहला क्या है, पॉलिसी रेट को बढ़ा देना। ठीक है, यहां आरबीआई ने पॉलिसी रेट बढ़ा दिया, मनी सप्लाई कम कर दी टू डाउन द इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को कम करने के लिए उसने पॉलिसी रेट बढ़ा दिया। चलिए आगे देखते हैं। अब इसके अलावा क्या हो सकता है कि अगर CRR बढ़ जाए, मतलब कैश रिजर्व रेशियो बढ़ जाए, रिवर्स रेपो को बाद में समझेंगे। ठीक है, कैश रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो जो है वो उसको अगर बढ़ा दे तो क्या करना पड़ेगा। मान लीजिए ये अभी 4.50% है, ऐसा ही कुछ है। ठीक है, 4.50% है। अगर कैश रिजर्व रेशियो को बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा, ये क्या होता है, कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है कि बैंक्स को आरबीआई के पास कैश फॉर्म में, कैश रिजर्व रेशियो नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, आरबीआई के पास रखना होता है इस परसेंटेज में। और ये परसेंटेज कहां से आता है, एनडीटीएल, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज। मैं आपको बता चुका हूं क्या होता है। ठीक है, अगर नहीं समझ आया तो फिर से पीछे करके देख लीजिए। और मैंने आपको बहुत टेक्निकल भाषा में नहीं समझाया। जितना, जैसे आप पैसा निकालने जाते हैं तो बैंक्स की कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं रोज का रोज। ठीक,
अगर नहीं कंप्लीट होता तो वो आरबीआई से पैसा लेता है। इंटर बैंक भी होता है कि एक बैंक दूसरे बैंक से भी लोन लेता है, ठीक है, वो इंटरेस्ट रेट अलग होते हैं, थोड़े महंगे होते हैं। आरबीआई वाले भी अगर आपको ओवरनाइट चाहिए तो वो 1-2% ज़्यादा ही महंगे पड़ते हैं कॉमर्शियल बैंक्स को। मतलब अगर इंस्टेंट लोन की ज़रूरत हो तो आरबीआई से भी महंगे पड़ते हैं। तो आपकी लाइबिलिटीज़ जो होती हैं, जो आपकी डिमांड होती है, उसके हिसाब उसका 4% 50% आपको कैश में रखना है। सोचिए अगर ये बढ़ जाए, ये 5% हो जाए। अब यहाँ छोटे से छोटे जो चेंजेस होते हैं वो बहुत इंपैक्ट करते हैं। जो डेवलप्ड कंट्रीज होती है उनमें ज़्यादा इंपैक्ट करते हैं, मतलब डायरेक्ट ट्रांसमिशन होता है। और डेवलपिंग कंट्रीज में क्योंकि मनी जो इतना टाइटली कंट्रोल नहीं होती, कैश फॉर्म एक तो ज़्यादा होता है। जैसे डिमोनेटाइजेशन किया गया था इसीलिए किया गया था, कम से कम उसका इंटेंडेड जो पर्पस था वो यही था कि कैश इकॉनमी जो है उसको कम किया जाए। तो उसमें कितना सफल हुए ये नहीं कहा जा सकता कि कितना हुए कितना नहीं हुए, उसकी समीक्षा सरकार का काम है, वो सरकार करे, हम लोग भी करते हैं, लेकिन अभी फिलहाल वो बहस का मुद्दा नहीं है। 5% कर दे। अब ये जो थोड़ा सा जो फर्क आया है, थोड़ा सा जो 5% 5.0 का 0.5 का फर्क आया है, 0.5 का फर्क 0.5 का फर्क ये जो है काफी ज्यादा इंपैक्ट करेगा, क्योंकि ये इसके 0.5% फिर से चला जाएगा। मतलब जो कॉमर्शियल बैंक खर्च कर सकते थे वो 0.5% कम कर पाएंगे। अब जब कम करेंगे तो फिर क्या होगा, लोन कम बटेगा, लोन जो है वो क्या होगा, कम बटेगा। लोन कम बटेगा तो पैसा मार्केट में कम जाएगा। क्या होगा, मार्केट में पैसा जो है लेस मनी, कम पैसा, पैसा कम जाएगा। जब मार्केट में पैसा कम आएगा तो कम खरीदारी होगी, कस्टमर जो है कम फोन खरीदेंगे, कम चीजें खरीदेंगे, कम हेडफोन खरीदेंगे, कम टीवी बिकेंगे, वॉशिंग मशीन नहीं बिकेगी। तो पैसा दुकानदार के पास, मतलब जो साइकिल जो होती है ना उसको तोड़ने का काम किया जाता महंगाई को रोकने के लिए। महंगाई क्या होती है टेक्निकल भाषा में, इन्फ्लेशन, ठीक है। इन्फ्लेशन की अभी हम टेक्निकल लैंग्वेज देख लेंगे कि जर्नल मतलब किसी एक सामान में नहीं, कि मान लीजिए गेहूं अभी महंगा हो गया तो आप कहेंगे बड़ी इन्फ्लेशन हो गई, हाँ उस पर्टिकुलर उसमें हो गई है, लेकिन क्योंकि एग्रीगेट होती है, मतलब कि औसत एक तरह से निकाला जाता है, औसत जो प्राइस राइज होता है उसे ही इन्फ्लेशन बोला जाता है। तो CRR जो है वो ये हो गया। आगे देखते हैं इसमें SLR को, ठीक, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, वैधानिक तरलता अनुपात। हिंदी में क्या बोलेंगे, वैधानिक तरलता अनुपात। तरलता क्या होती, तरलता का मतलब होता है लेवल ऑफ मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, पैसे की उपलब्धता जो होती है। अब पैसे की उपलब्धता ये नहीं मतलब कहीं पैसा पड़ा हुआ है आप उठा लाए, ठीक है, ये बैंक्स के थ्रू मतलब चैनल होते हैं मनी सप्लाई के जो आरबीआई यूज करता है। जो सबसे बड़े चैनल क्या होते हैं, बैंक्स होते हैं, ठीक है, इन्हीं के थ्रू पैसा जो है सप्लाई होता है मार्केट में। तो लिक्विडिटी का यही मतलब होता है, लेवल ऑफ मनी सप्लाई। जैसे कहेंगे तरलता ज्यादा है, अब इसको आप ऐसे हिंदी वाले ऐसे समझते हैं कि तरलता अगर ज्यादा है तो मतलब मनी सप्लाई ज्यादा है। लेकिन अगर लिक्विडिटी ज्यादा होगी, अब इस टाइम पे महंगाई क्यों बढ़ी हुई है, उसके कई कारण है, मैं आपको भी समझाता हूं। मनी सप्लाई जो है वो ज्यादा होगी तो महंगाई भी ज्यादा होगी, इस बात को हम समझ चुके हैं इससे पहले, और बार बार हम वही समझने का प्रयास अलग अलग ये जो टर्म्स है इसमें कर रहे हैं, ठीक है। लिक्विडिटी का मतलब समझ गए, और इसका हिंदी मतलब तरलता है, ठीक है। लिक्विडिटी और तरलता एक ही चीज है। मनी सप्लाई ज्यादा, इन्फ्लेशन ज्यादा होगी। अब अगर इसको कंट्रोल करना हो, इन्फ्लेशन को, महंगाई को कंट्रोल करना हो, तो SLR भैया बढ़ा दीजिए। आरबीआई जो है क्या करे, SLR बढ़ा दे। लेकिन इतने आसान नहीं होते, क्योंकि आपको इकोनॉमिक ग्रोथ भी चाहिए होती। ग्रोथ का भी यही से जुड़ा हुआ है कि आप इंटरेस्ट रेट कम रखें
इंटरेस्ट रेट कम रखें, पैसा ज्यादा आएगा, ग्रोथ ज्यादा होगी। अब ये कैसे, आजकल जो महंगाई बढ़ी हुई है और क्यों बढ़ गई, ये ग्रोथ के कॉन्सेप्ट की वजह से ही बढ़ गई। अब 2019 के लास्ट में क्या हुआ, फिर 2020 के मार्च में क्या हुआ, कोविड आ गया। कोविड जब आ गया, कोविड जब आ गया, कोरोना वायरस के जो लॉकडाउन लगा तो क्या हुआ, सारी आर्थिक गतिविधियां रुक गई। सारी आर्थिक गतिविधियां रुकने से लोगों के पास जो इनकम सोर्सेस थे वो कम हो गए। इनकम सोर्सेज जो है वो क्या हो गए, कम हो गए। और मनी सप्लाई जो है वो मार्केट में उतनी ही थी, लेकिन वो प्रॉपरली फ्लो नहीं कर रही थी। ठीक है, मनी सप्लाई तो उतनी ही थी, मनी सप्लाई मतलब आरबीआई जितना पैसा इंजेक्ट करता है मार्केट में। इससे पहले मैंने मनी सप्लाई समझा दिया है कि क्या होता है, जितना पैसा मार्केट में अवेलेबल होता है उसे ही मनी सप्लाई कहते हैं। और ये कई सोर्सेज से होती है, फिस्कल मेजर से भी होती है और मॉनेटरी, लेकिन हम यहाँ मॉनेटरी एंगल देख रहे हैं, क्योंकि फिस्कल वाला जो है ना, मतलब जो गवर्नमेंट बजट वगैरह पास करती है वो भी मनी सप्लाई करती है, लेकिन वो अलग तरीके की मनी सप्लाई। वो ज्यादा ये होती है कि आपके ऊपर टैक्स लगाया गया, टैक्स लगा के वो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एक तरह से लोगों में पैसा बांटा जाता है बजट के माध्यम से। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बजट होता है वो एक तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और ये इंटरेस्ट रेट का खेल होता है आरबीआई वाला। तो हम यहाँ पे मनी वाला मतलब मॉनेटरी वाला, मौद्रिक जो नीति, उससे जो पैसा घटता बढ़ता है मार्केट में, उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो मैं कोविड की बात कर रहा था, इसमें इनकम सोर्सेज जो है वो कम हो गए, लोगों के पास पैसा कम होना स्टार्ट हो गया। ठीक, तो जब कोविड जब धीरे धीरे खत्म होने लगा, मतलब कि खत्म तो नहीं हुआ है अभी भी, लेकिन जब थोड़ा सा लॉकडाउन ईज होना स्टार्ट हुआ, मतलब कम होना स्टार्ट हुआ, तो फिर क्या होता है, इंटरेस्ट रेट घटना शुरू हो जाते हैं। इंटरेस्ट रेट घटना स्टार्ट हो जाते हैं। और इंटरेस्ट रेट कौन घटाता, आरबीआई घटाता। अगर आप इसको रीचेक करना चाहते हो तो आप देख सकते हैं कि उसके बाद आरबीआई ने कितना तेजी से इंटरेस्ट रेट घटाने स्टार्ट किए पिछले साल, मतलब 2020 के 2021 तक भी, अभी तक वो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट घटाया जा रहा था, लगातार घटाया जा रहा था। गवर्नमेंट भी दबाव डाल रही थी कि आप इंटरेस्ट रेट घटाएं। अब ये जब लगातार इंटरेस्ट रेट घट रहे थे तो मनी सप्लाई बढ़ रही थी। क्या हो रहा था, मनी सप्लाई बढ़ रही थी। अब ये मनी सप्लाई बढ़ने से लॉन्ग टर्म इंपैक्ट, और ये सारे देशों में हुआ है। आप देख लीजिए कि ब्रिटेन में 30-40 साल की सबसे महंगाई का दर जो है वो इतना ज्यादा हो गया है। ठीक है, आप अमेरिका में देख लीजिए, अमेरिका में मतलब एक तरफ इकोनॉमिक ग्रोथ है वो लगातार कम हो रही है और इन्फ्लेशन भाग रही है, मतलब उल्टा हो रहा है। इकोनॉमिक ग्रोथ कम होती तो इन्फ्लेशन भी डाउन होने लगती है, लेकिन उल्टा हो रहा है, मतलब दोनों तरफ से मारा जा रहा है। ठीक है, दोनों गालों पे ऐसे ऐसे थप्पड़ बज रहा है, इधर से इकोनॉमिक ग्रोथ भी नहीं हो रही और इन्फ्लेशन भी लगातार बजा रही है। मनी सप्लाई क्योंकि लगातार इतनी बढ़ गई कोविड के दौरान, उन 1-2 सालों में, और सभी देशों ने ऐसा किया। आपने सुना होगा कि 20 लाख करोड़ का मोदी जी ने जब जुलाई 2020 में एक अनाउंसमेंट करी थी आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम की, उसमें कहा गया कि हम 20 लाख करोड़ रुपए आत्मनिर्भर भारत में 20 लाख करोड़ रुपए मार्केट में इंजेक्ट करेंगे। अब ये सारे तरह के थे, मतलब गवर्नमेंट की तरफ भी थे, और ज्यादातर लोन के फॉर्म में थे, कि मतलब सस्ता लोन प्रोवाइड करेंगे। सस्ता लोन जब प्रोवाइड करेंगे तो मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ेगी, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी, मनी सप्लाई बढ़ेगी, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी। मनी सप्लाई बढ़ेगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी। यही सारे सरकारों का कॉन्सेप्ट था। लेकिन फिर अचानक से क्या हुआ, महंगाई बढ़ना, जब सारी तरह से लॉकडाउन पूरी तरह से उठ गया, जब मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ अपने पहले वाले लेवल पे आ गई। इसको लॉकडाउन यहां लिखना चाहिए था, लॉकडाउन जो है
ग्रोथ जो है जो रुकी हुई थी वो फिर से स्टार्ट हो गई, वो फिर से स्टार्ट हो गई, उसने ताला जो जो लगा था ना वो फिर से खुल गया। फिर क्या हुआ, इन्फ्लेशन भागने लगी, और जो पैसा था ना, अमेरिका ने 3 ट्रिलियन डॉलर, जैसे आत्मनिर्भर 20 लाख करोड़ का था, 3 ट्रिलियन डॉलर वो सबके अकाउंट में भेजे गए थे। कहाँ, अमेरिका में। और इसी तरह हर कंट्री में हुआ था। किसी ने 20% अपनी इकोनॉमी का, किसी ने 30%, जैसे हमारी इकोनॉमी 3 ट्रिलियन डॉलर की है तो हमने लगभग 10% पैसा जो है वो मार्केट में भेज दिया, ठीक है, इंटरेस्ट रेट कम करके। अब थोड़ा गहराई से अगर समझेंगे तो टेक्निकल भाषा में आ जाएंगे। मैं ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ, इसमें बहुत सारी इफ एंड बट्स भी होते हैं, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि आपने इंटरेस्ट रेट कम कर दिया तो सीधे वही उतना ही पैसा आप दशमलव में कैलकुलेट करके रखे हैं और बस कहेंगे कि हाँ हाँ इतना पैसा छोड़ दिया गया मार्केट में। इतना सरल नहीं है ये, लेकिन हम बेसिक समझ रहे हैं ये कैसे होता है। तो वन वे ट्रैफिक है, ठीक है। जिसको इकोनॉमी आती है वो ये मत सोचिएगा कि मैं जो एक्सेप्शंस हैं, जो अपवाद हैं, उनको नहीं समझता हूँ, ठीक है। मैं बेसिक समझा रहा हूँ, जल्दी से जल्दी ये लेक्चर खत्म करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं बस बेसिक समझा रहा हूँ, ठीक है ना। तो जब इन्फ्लेशन बढ़, तो अब क्या हो रहा है, इन्फ्लेशन जब बढ़ रही है तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, इंटरेस्ट रेट लगातार बढ़ रहे हैं, इंटरेस्ट रेट लगातार बढ़ रहे हैं। जो भी पॉलिसी रेट्स हैं, जो किसको क्या बोलते हैं, रेपो रेट्स, वो लगातार पूरी दुनिया में ऊपर जा रहे हैं, समझ गए। ये पूरी दुनिया में ऊपर जा रहे हैं, इंडिया में भी और यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में भी बहुत सालों, दशकों बाद ये इंटरेस्ट रेट 0 से बढ़ कर के 1% पे 2% के आसपास झूलने लगे हैं, ठीक है। इंडिया में 6% को छूने वाले हैं। अभी आगे की जो मौद्रिक समीक्षा नीति आएगी, मॉनेटरी पॉलिसी जो रिव्यू होता है, उसमें संभावना यही है कि 2-4 बेसिस पॉइंट हो सकता फिर से बढ़ जाए इंटरेस्ट रेट इंडिया के। और क्योंकि यूएसए में इंटरेस्ट रेट जब बढ़ता है ना तो पूरी दुनिया त्राहिमाम त्राहिमाम करने लगती है। इसका कारण क्या है, इन्वेस्टर को सिक्योर इन्वेस्टमेंट मिलता है, क्योंकि यूएसए की इकोनॉमी क्या है, सबसे स्ट्रांग है। तो जब ये अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं तो क्या होता है, पूरा जो डॉलर की जो इकोनॉमी है ना, डॉलर के अराउंड जो अर्थव्यवस्था है, सारे डॉलर वापस लौटने लगते हैं अमेरिका में। तो अभी इंडिया का जो पैसा है, मतलब जो रुपया है, वो क्यों वीक हो रहा है, इसी वजह से। उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि अमेरिका में इंटरेस्ट रेट क्योंकि ज्यादा हो रहे हैं, मतलब ऊपर जा रहे हैं, तो वहां इन्वेस्टमेंट के चांसेस थोड़े ज्यादा बढ़ रहे हैं। वहां का जो फेडरल रिजर्व, अपने यहाँ आरबीआई होता है, वहां फेडरल रिजर्व होता है। तो इंडिया में क्योंकि डॉलर निकल रहा है, या पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था से डॉलर निकल रहा है, उनके देशों से, सारा ही नहीं, मतलब काफी मात्रा में निकल रहा है। तो जो लोकल करेंसी है, जैसे रुपया हो गया, लोकल करेंसी जो रुपया है, रुपी, वो नीचे जा रहा है, ठीक है। कहाँ, वो नीचे जा रहा है, मतलब हमारा रुपया जो है 80-82 क्रॉस कर रहा है। जो थोड़ी और कमजोर अर्थव्यवस्थाएं जैसे पाकिस्तान की हो गई, उसका जो रुपया वो 300 छू रहा है, ठीक है। श्रीलंका का 350 पे चला गया $1 के मुकाबले। और भी करेंसी जैसे कि टर्किश लीरा है, और ये आपके पीटी के सिलेबस में भी करेंसी कौन सी ऊपर नीचे जा रही, उनके नाम भी आपके सिलेबस में है, ठीक है। तो जो करेंसी बहुत ज्यादा टूट रही हैं, बहुत ज्यादा जो टूट रही हैं, उनके नाम आपको याद रखने चाहिए। जैसे टर्किश लीरा बहुत न्यूज में रहता है, ईरान का रहता है, ठीक है। ईरान की करेंसी आपको याद रखनी चाहिए। और किसकी हो गई, यूएई की हो गई, सऊदी अरेबिया की हो गई, मिडिल ईस्टर्न जो कंट्रीज हैं उनकी अर्थव्यवस्थाएं टूट रही हैं। तो लोकल करेंसी इसी वजह से टूट रही है, महंगाई भी इसी वजह से बढ़ रही। तो मुझे लगता है आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक है, कि मनी सप्लाई का मतलब क्या है, और इतना ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इतना ही इंपॉर्टेंट है कि ग्रोथ बढ़ानी है, पेट में इतना ही आएगा। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि पीटी के सिलेबस में आपको जितना दे रखा है, उसका लेवल जो है वो इतना ही है कि ग्रोथ अगर बढ़ानी है, सिलेबस में वो क्वेश्चन में ऐसे लिख के आएगा कि चलिए ग्रोथ बढ़ानी है, ग्रोथ इंक्रीज करनी है भैया,
ग्रोथ इंक्रीज करनी है तो हमें ऑप्शन में दिया होगा कि इंटरेस्ट रेट बढ़ा दें, इंटरेस्ट रेट बढ़ा दें तो हमारी ग्रोथ बढ़ जाएगी। क्या इंटरेस्ट रेट घटा दें, इंटरेस्ट रेट क्या कर दें, घटा दें तो हमारी ग्रोथ इंक्रीज हो जाएगी। हम और पैसा छापना स्टार्ट कर दें, प्रिंट मोर मनी, अब मनी छापने से भी बढ़ता है, लेकिन क्या होता है इसमें, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा, मतलब सबसे ज्यादा अगर किसी चीज में आपको मान लीजिए महंगाई करनी हो तो पैसा छापा जाता है सबसे, ये सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि ये डायरेक्ट लोगों के हाथ में जाता है। ठीक है, डायरेक्ट लोगों मतलब बांटा नहीं जाता है, लेकिन इसका इम्पैक्ट जो होता है ना, इसका जो इम्पैक्ट होता है प्रिंट मोर मनी मतलब और पैसा छापो, और क्यों पैसा नहीं छाप के सबको बांट दिया जाता है, ये भी जिनको इकोनॉमी समझ नहीं है उतनी, वो कहते हैं कि भाई ऐसा है क्यों ना पैसा छाप के सबको बांट दें तो सब लोग साथ में अमीर हो जाएं। ठीक, लेकिन अभी फिलहाल ये समझने की बात नहीं है यहाँ कि क्यों ऐसा नहीं किया जाता, क्योंकि आपको ये सिलेबस में नहीं है। ठीक है, आपके सिलेबस में नहीं, तो यहाँ पे क्या सही हो सकता है, हमें ग्रोथ इंक्रीज करनी है तो सबसे अप्रोप्रिएट क्या हो सकता है, इंटरेस्ट रेट को घटा दिया जाए कि बढ़ा दिया जाए। कुछ याद आ रहा है कि इंटरेस्ट रेट कम करोगे तो मनी सप्लाई ज्यादा हो जाएगी, इंटरेस्ट रेट कम करोगे तो मनी सप्लाई ज्यादा हो जाएगी, और मनी सप्लाई जब ज्यादा हो जाएगी, मनी सप्लाई ज्यादा हो जाएगी तो ग्रोथ भी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि ज्यादा वॉशिंग मशीन बिकेंगी, ज्यादा टीवी बिकेंगी, ज्यादा आईफोन बिकेंगे, है ना, बिकेंगे ना, जब लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा होगा। ईएमआई, क्रेडिट कार्ड, ये सब चीजें जब ज्यादा होंगी, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम है तो ग्रोथ भी अपने आप इंक्रीज हो जाएगी। प्रिंट मोर मनी से क्या है, इससे भी ग्रोथ बढ़ती है, लेकिन इन्फ्लेशन इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो ले दे के बराबर हो जाता है। ठीक, मान लीजिए कि सरकार ने 40,000 रुपए, सरकार ने 40,000 रुपए सबके अकाउंट में भेज दिए, लेकिन इधर हर चीज के दाम जो आप यूज करते हैं उसके 2-2 हजार रुपए, उसकी वजह से, क्योंकि लोग ज्यादा खरीदने लगे, सप्लाई तो उन चीजों की लिमिटेड है ना, मतलब फैक्ट्री जो आउटपुट होता है वो तो 100 वॉशिंग मशीन बनाने का ही है, 100 टीवी ही बनाने का है, लेकिन अचानक से लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा आ गया। यही कॉन्सेप्ट है पैसा ज्यादा प्रिंट ना करने का, कि ज्यादा अचानक से अगर पैसा आएगा तो उनकी खरीदारी बढ़ जाएगी, क्योंकि लिमिटेड आउटपुट है किसी इकोनॉमी का, किसी अर्थव्यवस्था का एक लिमिटेड आउटपुट होता है, तो वहां पे क्या होगा, 2-2 हजार रुपए मान लीजिए बढ़ गया हर चीज का दाम, तो 40,000 रुपए किसी काम के नहीं रहे, 20 चीजों में 2,000 के बढ़ गए, 40,000 आपका ले दे के बराबर हो गया। उससे क्या होता है, अर्थव्यवस्था का होता है नुकसान, क्योंकि सप्लाई आपकी उतनी ही वॉशिंग मशीन की थी, सप्लाई आपकी लिमिटेड थी, आपने पैसा ज्यादा कर दिया तो इन्फ्लेशन आपकी बढ़ गई। अब ये आउटपुट जैसे लिमिटेड है, जैसे कि मैंने अभी आपको समझाया कि आउटपुट अगर लिमिटेड है और मनी सप्लाई आपकी ज़्यादा हो जाए तो इन्फ्लेशन जो है वो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। चलिए, ये तो बार बार हमने समझ लिया कि इन्फ्लेशन क्या होता है। चलिए अब थोड़ा सा जान लेते हैं कि मनी सप्लाई के कॉन्सेप्ट क्या होते हैं। ठीक, मनी सप्लाई के कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा हल्का सा इत्तू सा जो है नीचे लेके जा रहा हूं, ताकि आपको पेपर बनाने में, सॉल्व करने में वहां पे कोई प्रॉब्लम ना हो। अब प्रॉब्लम क्यों ना हो, क्योंकि इस बार 4 पेपर बनने हैं। ठीक है, 15 और 16 को होना है ना, तो आयोग जो है 4 पेपर बनाने वाला है, मतलब इकोनॉमी के कितने क्वेश्चन रखने वाला है, 20। पिछली बार कितने थे, 10, मतलब उसे छांट के 10 क्वेश्चन ही रखने थे। तो थोड़ा सा किसी शिफ्ट में वो किसी भी सेक्शन में, मतलब कि जैसे पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, इनमें कहीं थोड़ा सा डीप जा सकता है, ये थोड़े से अटपटे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। हालांकि इतना वेरी नहीं करेगा, घबराइएगा मत मेरी बात का, अन्यथा जो प्रयोग है अपने दिमाग में ये मत लाइएगा कि ये 20 आ गया तो कुछ ऐसा हो जाएगा जिससे बिल्कुल सॉल्वेबल नहीं होगा। लेकिन कुछ क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं ऐसे जो आपको लग सकते हैं कि थोड़ा सा अजीब है। चलिए मनी सप्लाई देखते हैं।
मनी सप्लाई, देखते हैं कि मनी सप्लाई में क्या आ सकता है। अब मनी सप्लाई जो है वो कई तरह की होती है, ठीक। मनी सप्लाई कई तरह की होती है। M0, ठीक है, जिसे मॉनेटरी, मनी सप्लाई में तो एग्जैक्टली नहीं आता, इसे बोलते हैं मॉनेटरी बेस। क्या बोलते हैं? मॉनेटरी बेस। मतलब ये सारी आरबीआई के पास, समझो कि जो पैसा होता है, एक तरह से सिंपल भाषा में बता रहा हूँ आपको, वो मॉनेटरी बेस माना जाता है। और पब्लिक के पास जो पैसा होता है वो भी मॉनेटरी बेस में ही आता है, जो करेंसी जो है सर्कुलेशन में होती है, ठीक। जितना सिंपल हो सकता है उतना सिंपल रखने की कोशिश की जा रही है। तो अब पूछा क्या जा सकता है वो मैं आपको बताता हूँ। M0 हो गया, M1 हो गया, M2 हो गया, M3 हो गया, ठीक, और M4 भी होता है। इतने जो है मॉनेटरी एग्रीगेट्स बोले जाते हैं। अब इसमें डिफरेंट फॉर्मूला है, डिफरेंट चीजें हैं, वो हमें यहाँ समझने की आवश्यकता नहीं। मैं आपको दो बस सिंपल बता देता हूँ, उससे ज्यादा कुछ नहीं आना है। क्या? उससे ज्यादा कुछ नहीं आना है। M0 एक आ सकता है, उसको क्या बोलते हैं? मॉनेटरी बेस। अब इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक, इसको आप नोट कर लीजिए। M0 क्या है? मॉनेटरी बेस है। मैं इसको PDF नोट में ऐड कर दूंगा। और क्या आ सकता है? और क्या आ सकता है? मनी सप्लाई। वो क्या होती है? जो M2 होता है वो मनी सप्लाई माना जाता है, ठीक। मनी सप्लाई माना जाता है, ठीक। तो अगर आए कि इसमें से कौन सा मनी सप्लाई एग्रीगेट है, मतलब M1 M2 M3 लिखा हो, तो आप M2 कर देंगे, मॉनेटरी बेस लिखा हो तो M0 कर देंगे, ठीक है ना। इतना बस आना है, इतना ही आना है, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं, PDF पे चलते हैं अपने। तो हम यहाँ पे कहाँ पहुंचे थे? CRR और इन्फ्लेशन आपको समझ में आ गया होगा कि जनरल लेवल ऑफ प्राइस राइज, मतलब आम तौर पे जो महंगाई, एक वस्तु दो वस्तु की बात नहीं, जितने भी वस्तु होती हैं, जो एक होती है बास्केट, ठीक है, बास्केट में जितनी वस्तुएं गवर्नमेंट डालती है उन्हीं के हिसाब से वो कैलकुलेट करती है। अब यहाँ में बास्केट समझने की जरूरत नहीं कि उस बास्केट क्या होता है, एक सिंपल चीज है कि बास्केट समझने की जरूरत नहीं। और पीईटी के सिलेबस में ये उतना है भी नहीं, ये भी समझ लीजिए कि पीटी के सिलेबस में इतना है भी नहीं है कि मैं इसको इन्फ्लेशन को डिटेल में बहुत ज्यादा लेके जाऊं। डिफ्लेशन क्या होता है? रिडक्शन इन, जो इन्फ्लेशन का उल्टा क्या होता है? डिफ्लेशन। डिसइन्फ्लेशन मत समझ रहे, डिसइन्फ्लेशन अलग चीज होती है। क्या है? डिफ्लेशन। मुद्रा स्फीति होती है, अपस्फीति होती है, ठीक है। क्या बोलेंगे? अपस्फीति। चलिए फिर से आगे बढ़ते हैं। रिसेशन, अब ये इतना ज्यादा न्यूज में है ये टॉपिक, रिसेशन। अब रिसेशन क्या होता है? इंग्लिश के लेक्चर में जब रिसेशन आया था तो मैंने वहां पे बताया था कितने, 2 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स, 2 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स। अब एक क्वार्टर में कितने महीने होते हैं? क्वार्टर मतलब कितना होता है? 25%। 12 महीने होते हैं ना, साल में 12 महीने होते हैं। फाइनेंशियल ईयर कब से कब होता है? फाइनेंशियल ईयर हमारा जो शुरू होता है वो 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है और 31 मार्च तक होता है। तो इस एक साल में 25%, 12 का 25% कितना होगा? 3 होगा, 3 होगा ना, 3 महीने। तो 2 क्वार्टर कितने? 6 महीने टोटल। तो लगातार अगर हर क्वार्टर में, मतलब लगातार 6 महीने अगर रिसेशन कंटिन्यू रहता है तो माना जाता है कि हम टेक्निकली रिसेशन में जा चुके हैं। कहाँ? टेक्निकली रिसेशन में जा चुके हैं। अगला क्या है? डिप्रेशन है। अब ये रिसेशन अगर बहुत लंबे टाइम के लिए, साल 2 साल के लिए जो है कंटिन्यू रह जाए अगर, तो इकोनॉमी क्या होती है? डिप्रेशन में चली जाती है। जो एक बार हुआ था दुनिया के इतिहास में वो था डिप्रेशन, द ग्रेट डिप्रेशन जिसे कहा जाता है, द ग्रेट
डिप्रेशन, डिप्रेशन वो वाला जो वर्ड होता है, मानसिक जो होता है, बस वैसे ही बिल्कुल लंबे समय के लिए हम दुखी हो जाते हैं, ठीक है। वो इसी तरह इकॉनमी भी दुखी हो जाती है। तो कब हुआ था? 1930 से 1930 के बीच में जो है, और कब तक कंटिन्यू रहा था? 1939 तक, ठीक। 1939 तक चला था, इतना लंबा टाइम लगा उसको उभरने में। एड वैलोरम टैक्स, अब ये क्या होता है कि जैसे वैट होता है ना, वैट आपने सुन रखा हो, वैल्यू एडेड टैक्स। इसका मतलब होता है कि किसी गुड्स में, किसी सामान, किसी वस्तु का असेसमेंट होता है। असेसमेंट में जैसे मान लीजिए 400 रुपए की कोई चीज है और कोई 4000 की चीज है, तो उसमें जो है सेम रेट जो है वो नहीं लगेगा, वो अलग अलग, जैसे लग्जरीज टैक्स होते हैं तो वहां पे अलग आपका असेस है वैल्यू उसकी, तो अलग टाइप का टैक्स लगेगा, और कोई नॉर्मल चीज है तो उसमें अलग तरीके का टैक्स लगेगा। तो वो असेसमेंट ऑफ वैल्यू के हिसाब से आपका एड वैलोरम टैक्स, और वैट इसका एग्जाम्पल है। वैट इसका एग्जाम्पल है, और वैट का ही जो ट्रांसफॉर्म रूप, रूपांतरित रूप जो लाया गया वो है जीएसटी, ठीक। तो ये कोई बहुत अलग चीजें नहीं है। जीएसटी में आएंगे थोड़ा सा समझेंगे कि जीएसटी में क्या है सिस्टम। चीप मनी, डियर मनी, चीप मनी, डियर मनी, ठीक। अपोजिट ऑफ डियर मनी होता है। और चीप मनी क्या होता है? जब सेंट्रल गवर्नमेंट कह रहा हूं, सेंट्रल बैंक, आरबीआई, आरबीआई जो है वो, आरबीआई जो है वो क्या करे? आरबीआई अपने इंटरेस्ट रेट डिक्रीज इतना कर दे कि मनी सप्लाई, मतलब मनी जो है बहुत ही सस्ती अवेलेबल हो, तो क्या बोलेंगे? बहुत ही सस्ती अवेलेबल हो तो क्या बोलेंगे? चीप मनी हो गई भाई। पैसा क्या हो गया? चीप हो गया है। और डियर मनी कर दे, अपोजिट ऑफ डियर मनी, चीप मनी अपोजिट डियर मनी। पैसा प्यारा हो गया मतलब इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, मतलब आपको अब इजिली पैसा नहीं मिलेगा। ये भी टर्म जो है आ सकते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन बहुत ही ज्यादा न्यूज में रहने वाला। डिसेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है विकेंद्रीकरण हिंदी में। और मेनली क्या है डिसेंट्रलाइजेशन? कई तरीके से यूज होता है। डिसेंट्रलाइजेशन इकोनॉमी में होता है, वो कई तरह से होता है। अथॉरिटी में मतलब गवर्नेंस में भी डिसेंट्रलाइजेशन, पंचायती राज को बोला गया। अब पंचायती राज क्या करते हैं? ग्रास रूट पे प्रधान कहाँ होता है, मुखिया कहाँ होता है? ये जो होते हैं ग्रास रूट लेवल पे होते हैं। उसी तरह से अगर इकोनॉमी में हो तो आप इंडस्ट्री का डिसेंट्रलाइजेशन करें, ठीक है। इंडस्ट्री का डिसेंट्रलाइजेशन करते हैं तो स्प्रेड होता है किस चीज का? डिसेंट्रलाइजेशन जो वर्ड है वो क्या करता है? स्प्रेड ऑफ अथॉरिटी और इंडस्ट्रियल आउटपुट। ये आपकी जैसे मान लीजिए कार बन रही है तो सिर्फ चेन्नई में बन रही, तो मुंबई में भी बन रही, तो फिर दिल्ली में भी बनने लगी, फिर किसी छोटे शहर में भी आप पहुंच गए, मान लीजिए लखनऊ में, ठीक है। लखनऊ एक दिल्ली और उनके मुकाबले एक छोटा शहर, तो वहां पे जब कारें बनने लगी तो क्या हो गया? इंडस्ट्रियल आउटपुट का आपका डिसेंट्रलाइजेशन हो गया। पंचायती राज आ गया तो आपका पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन हो गया। तो ये वर्ड जो है ना बहुत ही न्यूज में रहता है, इसका मतलब समझना जरूरी है। और मैं आपको फिर से बता रहा हूं, कुछ भी ऐसा आपके एग्जाम में नहीं आएगा जो आपने कभी सुन नहीं रखा होगा। 95 to 98 क्वेश्चन जो ऐसे होंगे 100 में से, वो आपने हमेशा आपकी नजरों से गुजरे होंगे, लेकिन आपने उनको किसी तरीके से सोचा होगा कि अरे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, या फिर समझने में थोड़ी गलती भूल चूक कर दी होगी, इसी वजह से आप उसको गलत कर सकते हैं। चलिए अगले पे आते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। अब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या होते हैं? किसी दूसरे कंट्री का, जैसे हम मान लीजिए तेल खरीदते हैं, जो पेट्रोलियम आता है हमारे कंट्री में, जो पेट्रोल है, डीजल है, ये तो रिफाइनरी है, लेकिन पेट्रोलियम जो क्रूड ऑयल जो आता है हम उसे रिफाइन करते हैं, लेकिन वो खरीदने के लिए हमें क्या? रुपए नहीं चाहिए, ठीक है। क्या चाहिए? डॉलर चाहिए। डॉलर से ट्रेड होती है। किस करेंसी में होती है? डॉलर। कौन से डॉलर से? अब डॉलर तो बहुत सारे कंट्रीज की मुद्रा है, अमेरिकन डॉलर से। अमेरिकन डॉलर से हमारी ट्रेड होती है।
अब अमेरिकन डॉलर जो है उसको हमें इकट्ठा करना होता है फॉरेन रिजर्व्स में अपने। हालांकि सिर्फ डॉलर इकट्ठा नहीं करते, हम यूरो भी करते। जितने भी मजबूत करेंसी होती हैं, जितने भी अब ये क्यों किया जाता है मजबूत करेंसी का? मजबूत करेंसी इसलिए की जाती है कि उसके जो एक तरह से कहें जो गिरने की संभावना होती, मतलब जैसे रुपी है, अगर कोई भी अर्थव्यवस्था में हलचल पहुंचती है तो रुपी पे सबसे पहले इंपैक्ट आएगा और गिरने लगेगी। तो कोई भी चीज आपकी जो वैल्यू है वो अगर ऐसी किसी चीज की वजह से जिसमें आपकी गलती ना हो वो गिरने लगे तो भाई वो क्यों कोई स्टोर करेगा? समझ रहे हैं? तो उसी तरह से हम भी जो है डॉलर, यूरो, चाइनीज करेंसी भी आजकल बहुत स्ट्रांग है क्योंकि उसकी अर्थव्यवस्था बहुत स्ट्रांग। तो जो मजबूत अर्थव्यवस्थाएं होती हैं उनकी करेंसीज को दूसरे कंट्रीज होल्ड करती हैं, अपने पास रखती हैं, तो वो क्या होता है? फॉरेन रिजर्व होता है। लेकिन सिर्फ करेंसी नहीं होती उसमें, सिर्फ करेंसी उसमें नहीं होती है, उसमें गोल्ड भी होता है, उसमें आईएमएफ के एसडीआर भी होता है, जिसे स्पेशल ड्राइंग राइट्स बोलते हैं, कि जैसे कुछ जरूरत लगे तो आपको वहां से कुछ मदद मिल सकती है। ठीक, वो आप ही का पैसा होता है। एसडीआर मतलब आईएमएफ मतलब ये नहीं कि आप जैसे पाकिस्तान अक्सर आईएमएफ पैकेज की डिमांड करता है, या हमने 1991 में लिया था, बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा क्राइसिस हुआ तो। ठीक है, आगे चलते हैं। फ्री ट्रेड। फ्री ट्रेड जो है वो क्या है? एक कॉन्सेप्ट होता है लेजर फेयर। ठीक है, अब इसको आगे समझेंगे कि ये क्या होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि अभी एफटीए जो है यूके को लेकर के काफी ज्यादा बहस हुई कि भाई यूके से हमारा एफटीए होना चाहिए, लेकिन वो नहीं हो पाया। उसके बहुत सारे कारण। इसमें क्या होता है फ्री ट्रेड में, आप किसी कंट्री पे आने वाले प्रोडक्ट, जैसे यूके से मान लिए जैगुआर आती है, जैगुआर कार जो है वो यूके से बन के आती है। अब यूके से बन के आई, उस पर हमने मान लो 50% का टैक्स ठोक दिया। अब जब टैक्स इतना लगा दिया तो क्या होगा? जो ट्रेड होगी वो डिस्करेज होगी। मतलब यूके वाले कहेंगे भाई इतना टैक्स मत लगाओ, इसकी वजह से हमारी कारें महंगी हो जाती, लोग कम खरीदते हैं। क्या होता है? लोग कम खरीदते हैं, बिक्री कम होती है, तो ट्रेड हमारा उतना पोटेंशियल जो है, हमारा जो क्षमता है दोनों देशों की आपस में ट्रेड करने की, उतना नहीं हो पाता जितना होना चाहिए। तो फ्री ट्रेड की मांग होती है। ठीक, हॉट मनी। अब डॉलर को आजकल हॉट मनी बोला जा रहा है। क्यों बोला जा रहा है? मैंने सारे कॉन्सेप्ट, सारे जो टर्म्स हैं, अब आप कोई भी इकोनॉमी किताब खोल लीजिए, उसमें आपको इतने सारे टर्म्स मिलेंगे, इतने सारे इकोनॉमिक जो टर्म्स मिलेंगे वो इतने सारे होंगे कि आप सोचेंगे कि सिर्फ यही पढ़ने में जो है 10 दिन लग जाएंगे। मैं लेकिन सेलेक्ट करके वो चीज लाया हूं। करेंसी दैट मूव्स क्विकली टू अर्न शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स। इसमें क्या होता है? जैसे डॉलर होता है, यहां पे लिख देता हूं मैं। डॉलर जो है वो, डॉलर जो है जैसे ही इंटरेस्ट रेट यूएसए में बढ़ना स्टार्ट हुए, थोड़ा तिरछा हो रहा है ये, डॉलर जब स्टार्ट हुआ यूएसए में, इंटरेस्ट रेट बढ़ना स्टार्ट हुए, तो फिर क्या होता है? डॉलर मूव करना स्टार्ट, मतलब जैसे ही अपॉर्चुनिटी आती है तो वो हॉट करेंसी बन जाता है। मतलब इतना तेजी से निकलता है मार्केट से। स्टॉक मार्केट हो गया, ठीक है, और भी चीजें हैं, बेच बेच कर लोग इन्वेस्टमेंट जो है अपनी यहाँ बेच करके अमेरिका में या कहीं जहाँ पे फायदा ज्यादा है शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स के लिए वो निकल जाता है। अब जैसे अमेजॉन है, ये लॉन्ग टर्म में है, ये तो ये पैसा नहीं निकालेगी। जो शॉर्ट टर्म वाले जो स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं वो ज्यादातर निकल के भाग जाते हैं। तो क्या हो जाती है? वो मनी जो है हॉट मनी कहलाती है। ऑक्ट्राई क्या होता है? चुंगी कर इसको हिंदी में बोलते हैं। बस समझ में आ गया होगा चुंगी कर क्या है। नाका जो होते हैं ना, नाका वगैरह, जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश आप पार कर रहे हैं या लखनऊ मान लीजिए पार कर रहे हैं, लखनऊ से आप आए बांदा, ठीक, तो यहाँ पे आपको छोटा सा कोई टैक्स देना पड़ा, फिर यहाँ पे, या फिर यूपी से एमपी जा रहे हैं तो एमपी में जो है आपको कोई टैक्स देना पड़ा। मतलब कि कंट्री के अंदर, देश के अंदर जो है वो आपके अंदर टैक्स लग रहा है, आपको टैक्स देना पड़ रहा है, तो ऑक्ट्राई वो चुंगी कर में कहा जाता है। प्लास्टिक मनी क्या होती है? प्लास्टिक मनी का मतलब होता है जो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड्स होते हैं, वो हम एक तरह से प्लास्टिक मनी बोले जाते हैं। हम गए उनसे और मनी विड्रॉ कर लिया, ठीक है। तो एक टर्म होता है, इसका कोई मतलब उस तरह से नहीं है,
क्योंकि प्लास्टिक के वो कार्ड होते हैं इसीलिए उसे प्लास्टिक मनी का नाम दे दिया गया, और बाकी कोई बात नहीं। इसमें कोई ऐसी घबराने की नहीं कि प्लास्टिक मनी कोई अलग मनी है, ऐसा कुछ नहीं। नेफ्ट क्या है? नेफ्ट है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। इसमें बस इतना समझना आपको, फुल फॉर्म एक तो याद रखनी है और एक याद रखनी है मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट। अब नेफ्ट में क्या होता है? नेफ्ट में कोई मिनिमम और मैक्सिमम नहीं होता है। मतलब आप अगर 1 रुपए भी नेफ्ट करना चाहें तो आप कर सकते हैं, ठीक। आरटीजीएस उल्टा होता है। अब आप इसको याद कैसे रखेंगे कि भाई किस में होता है किस में नहीं होता? तो एन क्या है? एबीसीडी में ऊपर आता है ना, एन जो है ऊपर आता है, आर सबसे नीचे आता है। तो इसको आप ऐसे मान सकते हैं कि जो बड़ा है उसमें लिमिट है, क्योंकि भाई जो बड़ा है, जैसे कि बहुत बड़े आप घराने में गए कहीं बहुत अमीर आदमी के यहाँ, तो आप साफ देख करके वहां क्या करेंगे? चप्पल पहले उतार देंगे। और कोई गंदा संदा घर है तो आप जूता पहने, आपको याद भी नहीं रहेगा, आप जूता पहने अंदर किचन तक चले गए। तो नेफ्ट आपने कोई लिमिट नहीं है कहीं पे भी, छोटा है बेचारा, ठीक, कोई लिमिट नहीं, ना ऊपर है ना कोई नीचे है, सारी लिमिट खत्म हो गई है कि किचन तक जूता पहने चले जा रहे हैं। आरटीजीएस है भाई, बड़ा आदमी है, घर इतना साफ सुथरा था उसका, या पत्थर वत्थर संगमरमर टाइप की चीजें लगी थी, तो आप क्या हुए? फिर शर्मिंदा हो गया और जूते उतार दिए। तो इसमें क्या है? मैक्सिमम लिमिट तो कोई नहीं है, लेकिन मिनिमम लिमिट है भाई 2 लाख रुपए की। सोचिए आरटीजीएस कितने लोग इंडिया में कर सकते हैं? बहुत कम लोग, ठीक, मतलब परसेंटेज के हिसाब से बहुत कम लोग हैं। टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम देखते हैं। कैपिटलिस्टिक सिस्टम, अब ये एक देख लीजिए, जो टर्म्स हैं वो बहुत कम है। अब इसका ये मतलब समझिएगा कि इसमें ही आपको सही पढ़ना है। उसके बाद मैं एक ट्रिक वीडियो लाऊंगा जिसमें आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप पेपर जो है अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो पीटी का जो एग्जाम होने वाला है उसमें जो ऑप्शंस होते हैं वो आपके ऐसे ऑप्शंस बनेंगे जिसमें आपको एलिमिनेशन जो है वो इजी होगा, जिसको तुक्का कहते हैं ना। तो तुक्का ऐसे नहीं लगाया जाता कि ऐसे देके मान लीजिए 3 ऑप्शन लिख रखे हैं, आपने आंखें बंद करी और कहा कौन सा सही हो सकता है, कौन सा सही हो सकता है, 1 2 ऐसे कुछ लगाया कि 1 + 1 1 + 1। आज मुझे 3 रास्ते में जो है बंदर मिले, फिर 3 गाय मिली, और फिर 3 जो है चेक करने वाले जो आपके गेट पे खड़े होकर चेक करते हैं, फ्रिस्किंग जिसको कहते हैं, चेकिंग, वो 3 मिले। फिर जब मैं आया तो 3 जो है आदमी भी क्लास में थे, सब कुछ 3 देख करके आपने कहा 3 ही भाई सही होगा, क्योंकि सारी चीजें 3 वाली हुई मेरे साथ, तो अब 3 वाला कर लेते हैं। ऐसे नहीं, प्रॉपर रीजनिंग के साथ जो है वो दिखाया जाएगा आपको, ठीक है, कि कौन सा ऑप्शन कैसे लगाया जाता है। अब चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं। कैपिटलिस्टिक सिस्टम, लेजर द इंडिविजुअल हैंड्स ऑफ मार्केट, डिवीजन ऑफ लेबर। मैं आपको बता दूं ये पीडीएफ जो है आपको हिंदी में भी मिलेगी, ठीक है, घबराइएगा मत। आपको सिर्फ यहाँ समझना है शब्दों से, क्योंकि ये जो शब्द है ना ये आपको इंग्लिश में ही देखने को मिलेंगे, पेपर में भी। मतलब हिंदी का जैसे डिवीजन ऑफ लेबर है तो डिवीजन ऑफ लेबर ऐसे लिखा मिल सकता है, ठीक है, ऐसे जो है वो डिवीजन ऑफ लेबर ऐसे ही देखने को मिल सकता है। बिल्कुल प्रॉपर ऐसे ही समझ लो लिखा है, ठीक, बस हिंदी में हो सकता है लिखा है। कैपिटलिज्म सिस्टम की विशेषताएं क्या होती हैं? कैपिटल जिसे कहते हैं ना पूंजीवाद, पूंजीवाद की विशेषताएं क्या है? लेजर फेयर, लेजर फेयर का मतलब है कि मार्केट को फ्री छोड़ दो, ठीक, मार्केट को डिसाइड करने दो कि क्या सही है क्या गलत है। आप गवर्नमेंट की कंपनी जैसे एयर इंडिया को बेचा गया अभी, तो ऐसे जो काम प्राइवेट सेक्टर बेहतर कर सकता है उसको आप प्राइवेट पे छोड़िए, ठीक है। आप गवर्नमेंट का काम नहीं, आप गवर्नेंस करिए, मतलब बेसिक फिलॉसफी है, आप गवर्नेंस करिए, आप पुलिस व्यवस्था को बढ़िया करिए, आप और चीजें बेहतर कीजिए। आपका काम सुई बेचना नहीं है कि आप बेहतरीन सुई बना के जनता को, हाँ जब नहीं प्राइवेट सेक्टर इतना कैपेबल था कि वो सब चीजें कर सके, लेकिन आज तो सब कुछ कर सकता है। तो फिलॉसफी ये है पूंजीवाद के पीछे कि सारी गवर्नमेंट की जो चीजें हैं, जो गवर्नमेंट बेहतर करती ठीक है वो करे, ठीक है, जैसे रिसर्च में पैसा लगाना, क्योंकि उसमें बहुत टाइम तक कोई आउटपुट नहीं मिलता, तो प्राइवेट सेक्टर उतना उसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकता। लेकिन जहां पे इन्वॉल्व हो सकता है, प्लेन इंडिगो ऑलरेडी इतनी बेहतर
काम कर रही, सस्ता दे रही, ठीक है, और भी एयरलाइंस हैं, तो एयर इंडिया को उड़ाने की क्या जरूरत है, ठीक है, पूंजीवादी सिस्टम ये कहता है। तो सारी चीजें फ्री छोड़ दो, मार्केट को सब कुछ सही करने दो, इनविजिबल हैंड्स ऑफ मार्केट, मतलब मार्केट है भैया, सब कुछ जानता है, ठीक, मार्केट है सब कुछ जानता है, पब्लिक है सब जानती है, वही चीज मार्केट के साथ। डिवीजन ऑफ लेबर, यहाँ मतलब स्पेशलाइजेशन की बड़ी जरूरत पड़ती है। जैसे कोई टेक्निकल आदमी है, मतलब इतना ज्यादा टेक्निकल चीजें हो जाती हैं कि दूसरा बंदा कोई उस काम को करने में उतना बेहतर तरीके से सक्षम नहीं होता है, तो वहां पे डिवीजन ऑफ लेबर बहुत ही स्ट्रांग होता है कि जैसे जो लेबर है वो लेबर है, जो इंजीनियर है वो इंजीनियर है, और एफिशिएंसी के लिए बढ़ाने के लिए किया जाता है। जैसे कोई टाइपिंग कर रहा है और कोई उसे बोल रहा, तो टाइपिंग जल्दी होगी, कोई देख देख कर बोल रहा, ठीक, तो कोई देखने वाला, एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए एक देखने वाला रखा जाएगा जो उसे उस मटेरियल को बोलेगा, और टाइप करने वाला सिर्फ उसको सुन करके टाइप कर रहा होगा, आंख बंद करके टाइप कर देगा, ठीक। ऐसे ही डिवीजन ऑफ लेबर का यही मतलब है। मिक्स्ड इकोनॉमी, अब इंडिया की इकोनॉमी हमेशा मिक्स्ड रही है, ठीक है, पब्लिक एंड प्राइवेट मिक्स ऑफ ऑनरशिप जो है वो रहा, इसे मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं। मतलब इंडिया में क्या था कि पहले जो हैवी इंडस्ट्रीज थी, हैवी इंडस्ट्रीज जो थी वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती थी, और थोड़ा बहुत उसमें प्राइवेट सेक्टर को आने की अनुमति थी। लेकिन 1991 के बाद क्या हुआ, चीजें थोड़ा सा रिलैक्स हो गई और लाइसेंस राज जिसे कहते थे वो खत्म हो गया। आगे पढ़ेंगे, अब इंपॉर्टेंट बुक्स पढ़ लेते हैं इनके बारे में। एक कोई चीज छूटी है, हाँ, स्टेट इकोनॉमी छूटी है। स्टेट इकोनॉमी का मतलब होता है, स्टेट इकोनॉमी स्टेट ओनरशिप ऑफ कैपिटल एंड लेबर, मतलब जो पैसा कहाँ जाएगा, कितना जाएगा, वो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, लेबर कहाँ कितनी यूज होगी वो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। जैसे सोशलिस्ट सिस्टम था, रूस का हुआ करता था, यूएसएसआर जिसे कहा जाता था उसका हुआ करता था, ये चाइना का स्टेट कैपिटलिज्म जिसे कहते हैं उसका जो है वो सिस्टम हुआ करता था कि स्टेट ही डिसाइड करता था कैपिटल और लेबर, ठीक है, मतलब ऑनरशिप होती थी। जैसे आप किसी कंपनी में काम करते हैं ना, गवर्नमेंट कंपनी, आपको गवर्नमेंट की कंपनी ओन करती है, या प्राइवेट की भी है तो प्राइवेट वाली भी ओन करती है, उस तरह पूरा स्टेट का सिस्टम होता है, एक सिस्टम, कोई कंपनी की बात नहीं हो रही, पूरा एक कंट्री है जो आपको ओन करता है, ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं, स्टेट इकोनॉमी। उसके एग्जाम्पल क्या है, जैसे क्वेश्चन बन सकता है कि स्टेट सिस्टम इकोनॉमी के कौन कौन से हैं, कि तब रहा राज्य जो है वो राज्य अर्थव्यवस्था जो है, तो कम्युनिस्ट सिस्टम जो होते हैं वो राज्य अर्थव्यवस्था के एग्जाम्पल हैं, सोशलिस्ट सिस्टम जो है वो भी राज्य अर्थव्यवस्था के एग्जाम्पल हैं। तो दो ही ऐसे हैं मेन जो राज्य अर्थव्यवस्था। मिक्स्ड इकोनॉमी ने इंडिया आपको एग्जाम्पल दिया है। कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, द वेल्थ ऑफ नेशंस, एडम स्मिथ, मनी इल्यूजन, एरविन फिशर, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, एम विश्वेश्वरैया, और सबसे इंपॉर्टेंट जो बुक है वो कौन सी है, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, जॉन एम केनेस, ठीक है, केनेजियन इकोनॉमिक्स के नाम से एक इकोनॉमी फेमस है जिसके आधार पे और 1936 में लिखी गई थी। कब, 1936 में जब ग्रेट डिप्रेशन चल रहा था, तब इन्होंने बताया कि कैसे आप डिप्रेशन से निकल सकते हैं, जो 1929 में स्टार्ट हुआ था और खत्म 1939 1940 के आसपास हुआ था। ये शुरुआत हुई थी खत्म होने की, आप ये कह सकते हैं। तो ये जो 1936 था, मतलब ये साल था जिसमें ये किताब लिखी गई थी, जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड, इसमें क्या लिखा गया था वो मैं अभी आपको आगे चल के बताऊंगा। पहले ये जान लेते हैं प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर क्या है, एग्रीकल्चर और रिलेटेड जितने भी चीजें हैं, कि एग्रीकल्चर में जैसे प्रोसेसिंग करना, ठीक है, एग्रीकल्चर के जो प्रोडक्ट्स हैं, जैसे गन्ने का जूस बेच लेना, तो प्राइमरी सेक्टर में आप एक तरह से काम करते हैं, ठीक। रिलेटेड सेक्टर जितने भी हैं। सेकेंडरी क्या होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग एंड, अब इलेक्ट्रिसिटी क्यों लिख रखा, क्योंकि एक क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि इलेक्ट्रिसिटी जो है कौन से सेक्टर में आता है, तो आपका सेकेंडरी सेक्टर में वो काउंट होता है। आप सोच सकते हैं कि ये तो बेसिक वाला काम है, प्राइमरी सेक्टर का काम है, तो प्राइमरी सेक्टर नहीं, सेकेंडरी सेक्टर का इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिसिटी को रखा जाता है। इलेक्ट्रिसिटी मतलब प्रोडक्शन जो होता है इलेक्ट्रिसिटी का। टर्सरी सेक्टर जो सर्विस इंडस्ट्री हमारी होती है, सर्विस का मतलब सिर्फ होटल और उससे नहीं, जो भी जैसे कोई दुकान खोल करके बैठा है, तो वो कौन सा सेक्टर है, वो सर्विस सेक्टर।
मतलब वो चीजें अपनी खुद नहीं बना रहा, अपनी खुद मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहा, एग्रीकल्चर में उगा रहा है, उसको प्रोसेस करने का काम वो अलग है, लेकिन उसको बेच रहा है जैसे किसी और के प्रोडक्ट को, वो सर्विस सेक्टर का काम है, या अपने ही प्रोडक्ट को बेच रहा है लेकिन सर्विस दे रहा है। जैसे होटल में लोग आके रुकते हैं तो वो एक सर्विस का काम करते हैं, तो सर्विस, और यही सेक्टर सबसे बड़ा है इंडिया का जीडीपी के हिसाब से। ये लगभग 65% जो है वो, मतलब जीडीपी का ये 65% है। सबसे बड़ा कौन सा है? टर्सरी सेक्टर जो है वो जीडीपी के हिसाब से है, क्वेश्चन बन सकता है। अब इंडियन इकोनॉमी जो टॉपिक है उसमें आते हैं। इंडियन इकोनॉमी फ्रॉम 1947 टू 91। अब इसमें क्या था? ग्रोथ जो है बहुत स्लो थी, ग्रोथ बहुत स्लो थी, और उतना ग्रोथ जो और कंट्रीज कर रहे थे, जैसे चाइना कर रहा था, ईस्ट एशिया के जो कंट्री थे जैसे मलेशिया था या जापान था, ये सब एकदम बूम कर रहे थे, ऊपर की तरफ जा रहे थे, ये सारे कंट्री ऊपर की तरफ जा रहे थे। तो यहाँ पे बदलाव करना पड़ा, इसलिए इसको डिवाइड किया गया, और ये ऐसे लिखा भी हुआ सिलेबस में। तो इकोनॉमिक ग्रोथ का कॉन्सेप्ट समझते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो, इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब जैसे कि आप 10% ग्रो कर रहे हैं, 10% ग्रो कर रहे हैं तो इसका मतलब आपकी ग्रोथ हो रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ। अब एक क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट है कि कितने परसेंट भाई ग्रो कर रहे हैं। चाइना वाले 6%, इंडिया वाले 10%, या अमेरिका वाले 12%, मान लीजिए ऐसा कुछ है। तो ये क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट है, मतलब कि ये नंबर्स में ज्यादातर ये प्रेडिक्ट प्रकट कर सकते हैं आप, जिसे 4%, 9% आप कह सकते हैं, ठीक। लेकिन ये जो डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है इसको आप नहीं कह सकते। जैसे अगर कोई हेल्दी है, जैसे इंडिया की पॉपुलेशन हेल्दी है, तो हेल्दी का मतलब स्वस्थ है, तो आप इसे आप एक क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट ना कहें, क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट कहते हैं, ठीक है, गुणवत्ता पूर्वक या गुणवत्ता परक कॉन्सेप्ट आप कहते हैं। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ में ये फर्क होता है। एक एमसीक्यू में क्वेश्चन बन सकता है, इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होती है? इंडिया अडॉप्टेड इकोनॉमिक प्लानिंग फ्रॉम रशिया। सीधी बात है, जब रूस की रेवोल्यूशन हुआ 1917 में, तो उन्होंने एक प्लान लागू किया, बाद में 3-4 सालों बाद, जो इकोनॉमिक प्लानिंग के नाम से फेमस हुआ। और हमने फिर बाद में जब हम आज़ाद हुए, तो पहले, हालांकि पहले भी ये फेमस कॉन्सेप्ट हो चुका था इंडिया में, क्योंकि सारे ही जो जितने भी लीडर थे वो सोशलिस्ट माइंडसेट उनका बन चुका था, समाजवादी विचार जो है कि समाज का भला करना है, और गवर्नमेंट इसीलिए होती है, माई बाप वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है, कि गवर्नमेंट माई बाप है भाई। मॉनेट प्लान जो है वो फ्रांस का था। कहाँ से? फ्रांस से। गांधीयन प्लान, अब ये प्लान का नाम है बस इसीलिए लिखा है, इसको कोई समझने की जरूरत नहीं। गांधीयन प्लान श्रीमन नारायण अग्रवाल, SN अग्रवाल जो है वो इसके फाउंडर थे इस प्लान के, 1944। पीपल्स प्लान MN रॉय 1944 में। सर्वोदय प्लान 1950 में जयप्रकाश नारायण। तो ये अलग अलग, लेकिन इनका बस कॉन्सेप्ट ये था कि आप जनता का भला करें। इनमें कॉमन क्या था? जनता की भलाई, सारे में जनता की भलाई। थोड़ा अलग थे इंप्लीमेंटेशन में और चीजों में, लेकिन वही चीज है। प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग कमीशन 1950 में बना, लेकिन ये 2015 में खत्म कर दिया गया, ठीक है। ये क्या किया गया? 2015 में खत्म कर दिया गया। 1950 में बना, 2015 में खत्म हो गया। 12 प्लान इंप्लीमेंट हुए थे, अभी मैंने आपको बताया था। अब पहले प्लान के बारे में जानते हैं। 1951 में इंप्लीमेंट हुआ, 1956 तक चला, 5 साल के लिए होता था, पंचवर्षीय योजना जिसे बोलते हैं। हैरन डेमर मॉडल, ठीक है, हैरन डेमर मॉडल एग्रीकल्चर मेन फोकस था। पहले प्लान का फोकस क्या था? एग्रीकल्चर। अब इसमें ज्यादा जाने की जरूरत नहीं, ठीक है। अब प्लान सक्सेसफुल माना जाता है, ठीक, क्योंकि लगभग 2.5% की ग्रोथ जो है वो हमने टारगेट करी थी, लगभग 3.5% तक हम पहुंच गए थे। तो ये प्लान सक्सेसफुल था, ठीक, जितना हमने टारगेट किया। लेकिन टारगेट ही इतना कम था, टारगेट ही इतना कम था कि 1990 तक हम ऐसे ही चलाते रहे, 5%, 6% उसी में खुश थे। और दूसरी कंट्री 10-10, 12-12% तक, जापान वगैरह 10-10% तक ग्रो कर रहे थे। और वो 1990 में ही, मतलब परमाणु बम गिरा उनके ऊपर,
शहर, उनके शहर के शहर और पॉपुलेशन की पॉपुलेशन तबाह हो गई, लेकिन 30-40 साल के अंदर वो फिर से एक विकसित देश की श्रेणी में आ गए। लेकिन हमारी ग्रोथ रेट इतनी स्लो थी। तो एक प्रोफेसर थे, उनका नाम था प्रोफेसर राजकृष्णा, जिसे इंडिया को मजाक में जो है वो हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कहते थे। प्रोफेसर राजकृष्णा जो थे वो इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ को क्या बोलते हैं, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। मतलब धीरे धीरे बस काम चलाओ, काम चल रहा तो बस ठीक है भाई। हालांकि यहाँ जो है मैं वही काम कर रहा हूँ, काम चलाने वाले भाई। इकोनॉमी जो है काम चलाने के लिए 5 नंबर की पढ़ा देता हूँ। तो ये हिंदू स्टाइल ऑफ पढ़ाई कह सकते हैं आप इसको, ठीक है। अब दूसरा प्लान देखते हैं, ये हमारे इंडिया के ही थे। सेकेंड प्लान 1956 से 61 तक, इंडस्ट्री ऑफ द मेन फोकस, और जिसे कहते थे पीसी महलनोबिस, नहीं सॉरी महलनोबिस जो है प्लान वो बोलते थे। मॉडल इनके मतलब मॉडल के हिसाब से बनाया गया था कि इन्होंने एक मॉडल तैयार किया जिसमें इंडस्ट्री को मेन फोकस किया गया। और ये दो इंपॉर्टेंट है कि स्टील प्लांट जो है भिलाई में और राउरकेला में स्टैब्लिश किए गए विद द हेल्प ऑफ सोवियत यूनियन एंड वेस्ट जर्मन रेस्पेक्टिवली। मतलब जो भिलाई में था वो सोवियत यूनियन की मदद से बनाया गया, तो राउरकेला वाला जर्मनी की मदद से, वेस्ट जर्मनी। अब वेस्ट ईस्ट क्यों लिखा, उसके लिए विश्व इतिहास जाना जरूरी, जो यहाँ इंपॉर्टेंट नहीं है। बस आप जान लें कि जर्मनी की मदद से, वही वेस्ट ईस्ट जो भी लिखा रहेगा आप जर्मनी ही लिखा रहेगा, क्योंकि इतने कॉम्प्लेक्स बनते नहीं हैं जो MCQ बेस्ड जो ऑप्शंस होते हैं PET परीक्षा में। थर्ड प्लान एस चक्रवर्ती मॉडल पे, उसमें ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई थी। ठीक, ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत कब हुई थी, थर्ड प्लान में हुई थी। प्लान हॉलीडेज आ गए, मतलब फिर सरकारें जानते हैं आप इधर उधर जब बदलती हैं और राजनीतिक अस्थिरता आती है तो ऐसी ही चीजें सरकार अपने लिए निकाल लाती है कि भाई आपका प्लान हमें लागू नहीं करना, तो चलिए जो 2-3 साल इधर उधर हो रहे हैं उनको कुछ ऐसा बना देते। फिर कह दिया गया प्लान हॉलीडे, 3 साल का। पूछा जा सकता है कि कब ये चीज हुई, क्योंकि नाम अलग अलग थे हर बार जब भी ऐसा हो। जब 1978-80 में हुआ तो उसे रोलिंग प्लान का नाम दिया गया, और फिर 1990 के दशक में ऐसी चीज हुई तो उसे ईयरली प्लान का कह दिया गया। ठीक है, 1 साल 2 साल जो है वो हम ईयरली प्लान चला रहे थे। क्या चला रहे, ईयरली प्लान हम चला रहे थे। ठीक से दिख नहीं रहा है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, इतना कुछ मैंने लिखा भी नहीं, जो आपको नहीं समझ में आया तो गजब हो जाएगा। फिफ्थ प्लान 1974 से 1979। अब इसमें से चीजें पूछी जा सकती है, फिफ्थ प्लान से काफी बार पूछी जाती। गरीबी हटाओ, मिनिमम नीड्स प्रोग्राम, 20 पॉइंट प्रोग्राम। इस पे क्या था, गरीबी पे फोकस था, गरीबी पे फोकस था, जस्टिस पे फोकस था। ठीक है, और इंदिरा गांधी जी इसी पे चुनाव प्रचार भी कर रही थी। फिफ्थ प्लान में ये सब चीजें इंट्रोड्यूस हुई। रोलिंग प्लान 1978 से 80। 77 में जो है जनता पार्टी की सरकार आ जाती है, इसी वजह से ये चीजें हो जाती हैं, रोलिंग प्लान बन जाता है। क्योंकि वो 74 से 79 था, उनको 77 में पसंद नहीं आया, 78-80 को उन्होंने कर दिया। फिर 80 जो है, फिर इंदिरा गांधी जब गवर्नमेंट में आई तो 80 तक उन्होंने उसको खत्म करके उसको रोलिंग प्लान का नाम दिया। फिर उन्होंने अगला प्लान जो लॉन्च कर दिया वो 1980 से 85 कर दिया। समझ गए, ऐसे करके कुछ चलता रहा। 8th प्लान जो था वो जिसमें इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए। अब याद रखिएगा, इकोनॉमिक रिफॉर्म जो हुए वो कौन से प्लान में हुए, 8th प्लान में। और वो मॉडल कौन सा था, W मिलर मॉडल, जिसमें इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हुआ। 12th प्लान जो लास्ट प्लान था वो 2012 से 2017 तक। चलिए प्लान्स खत्म होते हैं। अब ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए की जा रही थी, जैसे हैवी इंडस्ट्री लगाई जा रही थी और भी चीजें हो रही थी। उसी में भाखड़ा नागर डैम्स बनाए जा रहे थे। अब डैम्स क्यों इंपॉर्टेंट है, ये 1955 में पंजाब में बनता है सतलुज रिवर पर। हालांकि इसका कुछ हिस्सा और राज्यों में भी जाता है, जैसे हिमाचल प्रदेश में भी, क्योंकि सतलुज जो है वो कहाँ से आती है, कहाँ से निकलती, ज्योग्राफी अभी पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि कहाँ से निकलती। नेहरू कॉल्ड देम टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। जब इसकी आधारशिला रख रहे थे वो, सीमेंट वगैरह उन्होंने कहा जाता है बल्टी सीमेंट ना करके वो उसका उद्घाटन किया, तो उन्होंने उस टाइम पे स्पीच में क्या कहा, ये भारत के आधुनिक मंदिर हैं, यहां से इंडिया का उत्थान होगा। ठीक है, डैम्स की वजह से। तो किसने बोला, नेहरू जी ने कहा टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न। ये क्वेश्चन बनता है परीक्षाओं में।
सरदार सरोवर डैम जो है 1961 में नर्मदा रिवर पे, और ये बहुत सारे आंदोलनों की वजह से ये चीज रुक गई, और फिर बहुत टाइम बाद ये 50 साल लग गए इसको समझो बनने में, कंप्लीट होने में। अभी ये इसका उद्घाटन जल्दी ही मोदी जी ने किया था। ग्रीन रेवोल्यूशन 1961 में बोरलॉग ने स्टार्ट करी यूएसए में, फिर उसे इंडिया में इंप्लीमेंट करके लाए स्वामीनाथन इन इंडिया। ठीक है, द टर्म ग्रीन रेवोल्यूशन वाज गिवन बाय विलियम कैंड। ठीक है, अब ये टर्म याद रखिएगा किसने दिया, किसने इंडिया में शुरुआत की, किसने जो है उसकी पूरे विश्व में शुरुआत करी। इसमें फोकस क्या था वैसे, इसमें फोकस था धान और गेहूं ज्यादा फोकस में थे। उनकी हाई यील्डिंग वैरायटी जो है वो लाई गई थी, हाई यील्डिंग वैरायटी लाई गई थी। ऑपरेशन फ्लड फिर दूध के लिए लॉन्च हुआ, वर्गीज कुरियन, और इसकी वजह से क्या हुआ कि दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री बन गया, और यूपी जो है इंडिया का सबसे बड़ा इस समय दूध उत्पादक देश है। और डॉक्टर कुरियन जो है फाउंडर ऑफ बिलियन लीटर आइडिया माने जाते हैं। ठीक, आज अगर क्वेश्चन आ जाए कि बिलियन लीटर आइडिया के फाउंडर कौन थे, तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन। ये फिर बाद में लाल बहादुर शास्त्री जो थे उनको इन्होंने एनडीडीबी, कौन है, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, ठीक, उसका क्या किया, चेयरमैन बना दिया इनको। फाउंडर ऑफ अमूल, अमूल की शुरुआत कब हुई थी, 1946 में हुई थी। अब आप सोच रहे होंगे कि अमूल की शुरुआत तो तभी होनी चाहिए थी जब ऑपरेशन फ्लड लॉन्च हुआ। नहीं भाई, हुआ ये कि पहले से चीजें चल रही थी लेकिन स्पीड में नहीं चल रही थी, दुनिया हमसे बहुत आगे निकली जा रही थी, तो हमने ऑपरेशन फ्लड लॉन्च किया दूध की उत्पादकता बढ़ाने के लिए। और ये गरीबों के लिए, जो गरीब लोग होते हैं वो हाई न्यूट्रिशन वाली वैल्यूज जो चीजें होती है वो अफोर्ड नहीं कर सकते। दूध क्या है, बढ़िया सोर्स है न्यूट्रिशन का, और सस्ता भी मतलब प्रोवाइड हो सकता है। ठीक है, तो इसकी वजह से ये चीज की गई। तो कौन था, त्रिभुवन दास पटेल जो है वो इसके फाउंडर थे। गुजरात में है अमूल। ठीक है, पर कैपिटा मिल्क अवेलेबिलिटी इन इंडिया इज 489 ग्राम पर पर्सन। अब इस समय लगभग आधा लीटर, 489 ग्राम पर पर्सन के हिसाब से, मतलब आप अगर पीना चाहें तो इतना दूध अवेलेबल है, तो आधा लीटर दूध जो है आपके लिए अवेलेबल है, 500 ग्राम पर पर्सन। बैंकिंग सिस्टम की बात करते हैं। बैंकिंग सिस्टम में हमने वो चीजें, मनी सप्लाई और वो चीजें डिस्कस कर ली हैं ऑलरेडी। ठीक है, बैंकिंग सिस्टम क्या था, आरबीआई 1935 से बना। ठीक है, आरबीआई एक्ट 1934 में। फर्स्ट गवर्नर कौन था, ऑसबोर्न स्मिथ थे। और पहले इंडियन कौन थे, वो सीडी देशमुख थे 1944 में। क्या थे, 1944 में पहले इंडियन बने जो आरबीआई के गवर्नर थे। ठीक है, ये फाइनेंस मिनिस्टर भी बाद में बने, फाइनेंस मिनिस्टर भी ये बाद में बनते हैं। आरबीआई वाज नेशनलाइज्ड इन 1949। कब नेशनलाइज का मतलब कि वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में प्राइवेट बॉडी की तरह एक तरह स्टार्ट हुई थी, और फिर बाद में उसकी, क्योंकि अधिकार उसके बढ़ते गए, और जब अधिकार जब बढ़ जाते हैं तो सिक्रेसी, प्रिवेसी और भी चीजें आप कह लें, गवर्नमेंट उसको अपने अंदर ले लेती है। नेशनलाइजेशन के अंदर यही हो रहा था बाद में, 1949 से स्टार्ट होता है। फिर एयर इंडिया जो है वो, एयर इंडिया का नेशनलाइजेशन, एसबीआई का नेशनलाइजेशन, ये सब चीजें राष्ट्रीयकरण, और टॉपिक भी उसमें एक ऐड है राष्ट्रीयकरण के नाम से। तो कब हो, तो हमें नेशनलाइजेशन क्यों हो रहा था इतना इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड एक तो एग्जाम बनना, और डेप्थ में नहीं बनता है। ठीक है, डेप्थ में नहीं बनता, तो इसलिए बस फैक्ट मैंने यहाँ लिख लिए। और क्या हुआ, एसबीआई नेशनलाइज हुआ 1955 में, और एसोसिएट्स जो इसके थे, जैसे स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर, स्टेट बैंक ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, स्टेट बैंक ऑफ दिस, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, ये सब जो स्टेट बैंक एसोसिएट बोले जाते हैं, ये मर्ज हो गए 2017 में। सरकार ने इनको मर्ज कर दिया पूरा एसबीआई के अंडर। ठीक, विरोध हुआ बहुत इस स्टेप का, लेकिन सरकार क्योंकि चाह रही थी तो हो गया। 14 बैंक से नेशनलाइजेशन कब हुआ, 1969 में इंदिरा गांधी जी ने कर दिया। आरआरबी 1975 बनते हैं, रिकमेंडेशन ऑफ नरसिम्हन कमेटी। नरसिम्हन कमेटी इंपॉर्टेंट, 1975 में भी आरआरबी बनती है। और फिर बाद में 1991 के जो रिफॉर्म्स होते हैं, तो बैंकिंग सेक्टर से और फाइनेंशियल सेक्टर के जितने भी रिफॉर्म्स थे वो नरसिम्हन कमेटी की सिफारिश पर होते हैं। ठीक है,
अब रिकमेंडेशन, अब जो आरआरबी होते हैं, जो रीजनल रूरल बैंक, जिसमें आप ग्रामीण बैंक कहते हैं, तो ग्रामीण बैंक क्या होता है, 50% जो हिस्सेदारी होती है ना, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की होती है। स्पॉन्सर बैंक की जो हिस्सेदारी होती है वो 35% की होती है और स्टेट की 15%। अब इसको समझ लेते थोड़ा। स्पॉन्सर बैंक क्या होता है, जैसे कि लिखा होता है ना, बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक होता है ना, या आर्यवर्त यूपी ग्रामीण बैंक, इस तरह। तो ये जो स्पॉन्सर बैंक होती है, ठीक है, बड़ौदा क्या होगी, स्पॉन्सर बैंक हो गई आरआरबी की, उस आरआरबी की, रीजनल रूरल बैंक मतलब ग्रामीण बैंक की। लेकिन हिस्सेदारी कितनी होगी, 50% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रखेगी। स्पॉन्सर बैंक मान लीजिए बड़ौदा बैंक, तो 35%, और जैसे यूपी में है तो यूपी का 15% हिस्सा उसमें रहेगा। समझ में आ गया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यह है कि 2 राज्य ऐसे हैं जिनमें आरआरबी काम नहीं करती है, ग्रामीण बैंक का एग्जिस्टेंस वहां नहीं है। कौन कौन कैसे? गोवा और सिक्किम, वहां आरआरबी मतलब ग्रामीण बैंक का अस्तित्व नहीं है, पूछा जा सकता है। नाबार्ड वॉज स्टैब्लिश इन 12 जुलाई 1982 ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ शिवरामन कमेटी। कौन सी कमेटी? शिवरामन कमेटी। नाबार्ड क्या है? नाबार्ड क्या है? एक बैंक है जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को ऊपर उठाने के लिए काम करती है, ठीक है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को ऊपर उठाने के लिए काम करती है। एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, रिमेन्स इन डाउट फॉर द मोर देन। अब मैंने शॉर्ट में इसलिए लिखा है क्योंकि आप नोट्स हैं, क्योंकि ये ठीक है। अब इसमें ये कंप्लेन मत करिएगा कि सर बड़ा नोट्स है, इसमें आप बहुत अच्छे से नहीं समझाते, क्योंकि टाइम नहीं है ना बहुत अच्छे से समझाने। अब इकॉनमी आप अगर 2 घंटे में खत्म करना चाहते हैं और आप चाहते कि अच्छे से भी समझ लें, मैं आपको सब इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूँ, वही समझ लीजिए बस। इससे आगे बढ़ने तो एनपीए क्या होते हैं, अब एनपीए समझने में जाएंगे तो आपको 1 घंटे का लेक्चर और एक्स्ट्रा चाहिए जो एनपीए को समझने में जाएगा। तो उससे अच्छा है कि आप ये समझ लें कि कोई भी एसेट, आप जैसे कोई लोन जाता है, अगर उसका पेमेंट, जो उसका किस्त कह ले, जो वापस आनी होती है, अगर 90 दिन लगातार वो नहीं आती है, ठीक है, लगातार 90 दिन तक नहीं आ पाती, तो वो एनपीए कैटेगराइज हो जाते हैं, ठीक। मुद्रा, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी, इसका फुल फॉर्म आ सकता है। कब बने थे? 2016 में। इस समय भारत में 12 सरकारी बैंक हैं। कितने हैं? 12, क्योंकि अभी मर्ज हो गए थे कुछ एक दूसरे से। अब आते हैं इकोनॉमी आफ्टर 1991। इसमें क्या हुआ, जैसे मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ बाय प्रोफेसर राजकृष्णा। इट वॉज बेस्ड ऑन एलपीजी मॉडल ऑफ, एलपीजी क्या है? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब कि आप भाई जो गवर्नमेंट है ना, इसको इस सेक्टर से हटिए धीरे धीरे, एयर इंडिया बेच दीजिए, आप एसबीआई बैंकों को खाली करिए, मतलब धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर को आने दीजिए, तो यह हो गया लिबरलाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन भी उसी का एक स्टेप है, मतलब लिबरलाइजेशन कह लीजिए एक एग्जीक्यूशन है, इसका इम्प्लीमेंट करने का नाम कह लीजिए आप प्राइवेटाइजेशन की। लिबरलाइजेशन कैसे करेंगे? प्राइवेटाइजेशन करेंगे। प्राइवेटाइजेशन होगा तो क्या फिर बढ़ेगा? ग्लोबलाइजेशन, मतलब दुनिया की और भी जितने प्राइवेट सेक्टर वो आपस में ट्रेड करेंगे, देश ट्रेड करेंगे और वेल्थ बढ़ेगी। और ये सही बात है, वेल्थ बढ़ी, लेकिन कंसर्न भी कुछ ऐसे हैं जो हैं कि भाई जो इनइक्वालिटी है वो बढ़ती है, असमानता बढ़ती चली जाती है। फिर जब ये एलपीजी मॉडल लागू हुआ तो कौन प्रधानमंत्री थे? पीवी नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह जी फाइनेंस मिनिस्टर थे। लाइसेंस राज क्या था कि लाइसेंस मतलब जैसे आपको कोई इंडस्ट्री खोलनी है तो आप उसके लिए लाइसेंस के लिए भटकते रहिए इधर उधर, किसी गवर्नमेंट ऑफिसर को आप पैसा खिलाइए इधर उधर, मतलब नरक कह लीजिए, ठीक है। तो लाइसेंस राज एक नरक कहा जाता है। और नरक का अंत कब हुआ? 1991 में, ठीक है। सर्विस सेक्टर ग्रू लीव्स एंड बाउंड्स। अब लीव्स एंड बाउंड्स मत का मतलब है कि बहुत तेजी से सर्विस सेक्टर बढ़ता, जो कि आज हम देख रहे हैं कि 65% जो है वो जीडीपी का हिस्सा जो लाता है वो सर्विस सेक्टर लाता है। पूरा का मतलब क्या है? पूरा में प्रोवाइडिंग अर्बन एमेनिटीज इन रूरल एरियाज। ये कब, ये किसने लॉन्च करा था? ये एपीजे अब्दुल कलाम। इनका मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट था कि हमें जो माइग्रेशन हो रही ना गांवों की तरफ से शहरों की तरफ,
ये हमें किसी तरह रोकनी है, क्योंकि फिर क्या होगा, बहुत ज्यादा आप देखते हैं दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े बड़े जो महानगर हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, इतने ज्यादा स्लम। स्लम क्यों? क्योंकि हम जो शहर है वो इतनी तेजी से घर नहीं बना सकता जितनी तेजी से लोग, रोज लाखों लोग जो है वो शहर की तरफ आ रहे हैं। तो इतनी तेजी से घर कैसे बनेंगे, सोसाइटीज कैसे डेवलप होंगी? क्योंकि सरकार के पास भी इतने संसाधन नहीं है ना। तो इसी चीज को रोका जाए किसी तरह, क्योंकि शहर फिर रहने लायक नहीं बचेंगे। वो सही बात है, इतना कंजेस्टेड हो गया है शहर कि वहां रहने वाले की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो कम हो गई है। इंडिया हैज बीन अ WTO मेंबर, मतलब ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट था। फिर WTO बनती है 1995 में बनती है, ठीक है, 1 जनवरी 1995, जिसे पहले गेट बोला जाता है, GATT बोला जाता था, 1948 में बनी थी। ऐसा ही हल्का सा कुछ कि आप ट्रेड पे रोक नहीं लगाएंगे, ज़्यादा टैरिफ नहीं लगाएं, लेकिन वो खुल के जब सामने आया तो WTO, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, स्विट्जरलैंड में है, याद रखना। डिसइन्वेस्टमेंट कमीशन जो बना, अब प्राइवेटाइजेशन की जब बात हुई तो कहा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि हम भाई पूरा जो वो है ना, पूरा जो है वो नहीं करेंगे। मतलब कि ऐसा नहीं कि उठा गए प्राइवेट सेक्टर को दे दिया, हम डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे। मतलब जैसे 100% हमारी हिस्सेदारी है तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा कम, थोड़ा कम करेंगे। जैसे अभी जो SBI में जैसे धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर को हिस्सेदारी दी जा रही, या और भी जो कंपनीज हैं जिनमें धीरे, जैसे LIC का IPO आया था ना, LIC का IPO आया तो उसका सीधा मतलब है कि प्राइवेट सेक्टर को आप उसमें शेयर खरीद सकता है। तो कहें कि 5%, मान लीजिए 100% हिस्सेदारी है, 100% हिस्सेदारी है और उसमें 10% आपको दे दिया जाता है। चलिए मैं आपको इसमें ज़्यादा कुछ समझाने वाला नहीं। तो आपने 10% जो है वो प्राइवेट सेक्टर को दे दिया, तो मतलब धीरे धीरे हम पैसा जनरेट कर रहे हैं उन कंपनियों से, उनको और अच्छा बनाएंगे। जैसे आप घाटे में अगर किसी कंपनी को बेच दे, जैसे LIC कभी मान लो घाटे में थी, तो उसको अगर बेच देते तो आपको बहुत ज़्यादा 10-12 हज़ार करोड़ मिल जाता, लेकिन फायदे में उसके शेयर आपने बेचे, कंट्रोल भी गवर्नमेंट के पास है, और 10-12 हज़ार करोड़, 1 लाख करोड़ तक का आप इवन वो उससे पैसा रेज कर सकते हैं। 1%, जैसे सऊदी अरामको एक कंपनी है, बहुत मतलब दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में एक है, उसका जो गवर्नमेंट की कंपनी है, उसका शेयर जब बिकता है तो लाइन लगती है लोगों खरीदने वालों की शेयर, बड़े बड़े जो इन्वेस्टर है। तो कंपनी भी गवर्नमेंट की है और फायदा भी इतना ज़्यादा, पैसे रेज कर लेते वो लोग। तो इसे ही डिसइन्वेस्टमेंट कहा जाता है, ठीक। द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन GDP 2022 में कितना है, 18.8% का। ये इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट थी। MRTP, मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट वाज रिप्लेस्ड विद कंपटीशन एक्ट। इसमें क्या था कि मतलब जैसे आप बढ़ना स्टार्ट हो गए, मतलब मान लीजिए आप ट्रक बनाते हैं, ठीक है, ट्रक का एग्जांपल छोड़िए, आप मान लीजिए ब्रेड बनाते हैं तो सरकार, मान लीजिए आपका ब्रेड बहुत अच्छा बनता है और धीरे धीरे सब लोग आपका ब्रेड ही खरीदते हैं, सिर्फ आपका ब्रेड। मान लीजिए आपका नाम कुछ भी है, ABCD ब्रेड रखा आपने, ABCD ब्रेड ही सब लोग खाने लगे। अब सरकार को ये नहीं देखना भाई अच्छा बनाता है इसलिए ये सब हो गया, अब सरकार का ध्यान इस पे है कि इसने कैसे जो है ये सबको कर लिया, मतलब सबका मन मोह लिया और ये सब लोग इसी का ब्रेड खरीदते हैं। सरकार उसमें जांच बैठाएगी। अब उसमें जांच बैठेगी तो अगर आप मान लीजिए साफ पाए जाते हैं कि आपने ऐसा कुछ नहीं किया कि सारी ब्रेड और दूसरी ब्रेड कंपनियों को मारने के लिए आपने कुछ ऐसा नहीं किया, आप सीधे अच्छे तरीके से कि आप सस्ते दाम बेच रहे थे, आपने सिर्फ 2 रुपए का फायदा लिया और ब्रेड कंपनी वाले 5 रुपए के ले रहे थे, लेकिन सरकार इसके बजाय हो सकता आपको प्रताड़ित कर दे, हो सकता, क्योंकि रूल्स ऐसे थे ना कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता। क्वालिटी प्रोडक्ट भी दे रहे तब भी जो है वो हमारे ही ऊपर तलवार खींचेगी, क्योंकि हमारा ही ब्रेड सब पसंद कर रहे हैं। तो इसको हटाया गया। ये 1960s में पास हुआ था, 73 में शायद पास हुआ था, और कंपटीशन एक्ट जो है वो 2002 में फिर इसे रिप्लेस कर दिया जाता है। इसी तरह से फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन था। आप जैसे बाहर से कोई ट्रेड करते हैं तो मिनिमम कर सकते हैं, क्योंकि जैसे आपने कुछ खरीदा डॉलर में यहाँ से, लेकिन आप डॉलर ले ही नहीं सकते, कन्वर्ट करवा ही नहीं सकते पैसा जैसे रुपए में आपके पास पैसा है, जब बाहर आप कोई पेमेंट करते हो तो डॉलर में कन्वर्ट होकर उसके अकाउंट में चला जाता है, अभी की बात। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। आप मान लीजिए $10,000 कुछ खरीदना चाहते हैं
तो आपको परमिशन चाहिए होगी आरबीआई की या फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री की या किसी गवर्नमेंट विभाग की। तो इसमें ट्रेड बढ़ नहीं पा रही, तो ये इंपॉर्टेंट थे जिसमें फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट जो है वो रिप्लेस किया गया फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। इसमें धीरे धीरे ये चीज़ें खत्म करी गई, अभी भी हैं लेकिन वो करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट वाली चीज़ें रह गई, बाकी लगभग थोड़ा सा मतलब अभी भी रेगुलेशन है लेकिन वो लगभग खत्म हो गई। और एक और चीज़ हुई जिसमें करेंसी को मार्केटिंग मतलब फ्लोट कर दिया गया, मार्केट में फ्लोट कर दिया गया कि हम रेगुलेट नहीं करेंगे, हम अपने जो करेंसी का जो जैसे कि $1 80 रुपए का है, तो हम ये नहीं चाहेंगे कि 80 रुपए जो है वो हम रखे फिक्स कर दें। जैसे हमारी रुपए की डिमांड अगर कम हो रही है, हमारा रुपया कमजोर हो रहा है, हमारा 85-90 भाग रहा है, तो हम उसको ज़्यादा रोकने का प्रयास नहीं करेंगे, मतलब रेगुलेशन के हिसाब से हम मार्केट में पैसा फेंकेंगे, डॉलर फेंकेंगे। हमारे पास मान लीजिए $700 बिलियन है, तो हम उसे $100 बिलियन मार्केट में अगर फेंक दिए, डॉलर की मात्रा बढ़ गई तो रुपया थोड़ा सा स्टेबलाइज हो जाएगा। इस तरह के तरीके अपनाएंगे, लेकिन डायरेक्ट ये नहीं कहेंगे कि आज से सारा डॉलर में ट्रेड बंद, आज से सारी चीजें ये बंद, हम 80 रुपए फिक्स करते हैं, आपको जो करना कर लीजिए। ये वाला माहौल जो है ये फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 में आया था, जो ये सब चीजें खत्म कर दी उसने। अब इकॉनमी आफ्टर 2014 में जो इकॉनमी है वो कैसी थी, ये भी टॉपिक है। तो कुछ टॉपिक मतलब कुछ ऐसे लक्ष्य हैं जो रखे गए हैं, जैसे इंडिया को 5 ट्रिलियन इकॉनमी बनाना। कब तक बनाना? 2025 तक। 2024-25 को जो फाइनेंशियल जब खत्म होगा, मतलब 31 मार्च 2025। कब तक? 31 मार्च 2025 तक हमें इंडिया को 5 ट्रिलियन इकॉनमी बनाना है। ये इंडिया का मतलब ये टारगेट है किसका? गवर्नमेंट का। इंडिया डेवलप कंट्री बाय, अभी जल्दी ही जो 15 अगस्त की स्पीच हुई थी उसमें मोदी जी ने एक चीज हमारे प्रधानमंत्री ने कही कि इंडिया को डेवलप कंट्री बनाना है 2047 तक, ये याद रखिएगा। डबल फार्मर्स इनकम बाय 2022। अब ये भी कि मतलब किसानों की आय दोगुनी करनी है 2022 तक। जैम क्या होता है? जैम मतलब जनधन आधार मोबाइल, जिसे जैम ट्रिनिटी कहा जाता है। मतलब कोई सर्विस देनी है तो हमें भागना नहीं है, हमें हमारा आधार डेटा आपके पास है, मोबाइल नंबर है, दोनों कनेक्ट किया, दोनों ऑलरेडी कनेक्ट है, जनधन आधार आपका अकाउंट खोल दिया। गैस सिलेंडर की सब्सिडी देनी है तो हमने क्या किया? हमने आपके अकाउंट में डायरेक्ट पैसा भेज दिया। जैसे अभी पीएम किसान योजना के तहत आपके अकाउंट में 2-2 हजार रुपए आते हैं ना, वैसे ही। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी फॉर्म्ड इन 2016। अब ये मनी से रिलेटेड, मौद्रिक जो नीति है उससे रिलेटेड एक रिफॉर्म था, जिसमें कहा गया कि एक थोड़ी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, मतलब थोड़ी पारदर्शिता होनी चाहिए कि कैसे भाई आरबीआई डिसाइड करता है। आप सुबह सुबह उठे, आरबीआई गवर्नर कहा अरे कुछ इंटरेस्ट रेट थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, 7 थोड़ा नंबर है, लाइए कर लेते। हालांकि ऐसे होता नहीं था, मैं थोड़ा एग्जेजरेट कर रहा हूँ, लेकिन ट्रांसपेरेंसी, थोड़ी पारदर्शिता निभाने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाई गई, जिसमें गवर्नमेंट भी अपने 2-3 बंदे भेजती है और आरबीआई की तरफ से 2-3 बंदे होते हैं, 6 लोग होते हैं टोटल, जिसमें डिसाइड होता है कि भाई कितना होना चाहिए। और आरबीआई जो गवर्नर होता है उस कमेटी का हेड होता है। कब फॉर्म हुई थी? 2016 में। ई नाम इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, इसका फुल फॉर्म 2016 में बनी थी। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स सबसे इंपॉर्टेंट, ये कब आया था? 2017 में, 1 जुलाई 2017। 101वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था और 122वां अमेंडमेंट बिल था। ठीक, दोनों इंपॉर्टेंट। ये इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। ये भी पूछा जा सकता है कि जीएसटी इनडायरेक्ट है डायरेक्ट है? डायरेक्ट टैक्स, क्योंकि इसने लगभग 17 स्टेट और सेंट्रल जो टैक्सेस होते हैं उनको 17 टैक्सों को हटा करके एक टैक्स लागू किया, जिसका नाम रखा गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है जो लिख रखा है, जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अभी के लिए फिलहाल इसमें 4 टैक्स ब्रैकेट्स हैं। कितने हैं? 4 टैक्स ब्रैकेट, अलग अलग वस्तुओं के हिसाब से अलग अलग इसमें ब्रैकेट्स रखे गए हैं। कौन से? 5% वाला है, 12% वाला है, 18% वाला और 28% वाला। एक और चीज यहाँ, अगर आप 0% को भी टैक्स समझते हैं तो इसमें 5 ब्रैकेट हो जाते हैं। ठीक,
5 ब्रैकेट है जिनमें रखे, कुछ ऐसी चीजें हैं जिनमें 0% भी जीएसटी लगता है, तो आप 5 ब्रैकेट कर सकते हैं। लेकिन और ये जीएसटी जो है कौन कौन से टैक्सेस को मिला करके बनाया गया, कौन कौन से टैक्सेस, सेंट्रल एक्साइज, सर्विस टैक्स, कस्टम ड्यूटी, इंटरटेनमेंट टैक्स, स्टेट सेल टैक्स, जो है वैट भी लगाते थे, अलग अलग स्टेट्स जो है वो अपने अपने हिसाब से वैट लगाते थे, ठीक है, तो उनको सब में जीएसटी में सब्स्यूम करिए, ऐसे 17 लगभग टैक्स थे। अब ये एफडीआई मैंने लिख रखा, अगर आपको कुछ और मुझे लगता है कि डिफेंस सेक्टर में ज्यादा इंपॉर्टेंट था, मैंने एक ही सेलेक्ट किया क्योंकि इतने ज्यादा सेक्टर होते हैं, वो एक हो सकता है कि आप ई कॉमर्स को जोड़ सकते हैं, ठीक है, ई कॉमर्स में आप कितने % एफडीआई अलाउड है, अलाउ करी है गवर्नमेंट ने, तो ज्यादातर में 100% कर दी, ठीक। अब डिफेंस में 74, क्योंकि यहाँ पे हालांकि गवर्नमेंट रूट से, मतलब अगर गवर्नमेंट से परमिशन लेके आएंगे, परमिशन, क्योंकि बताया ना कि लाइसेंस राज जो है वो खत्म कर दिया गया, तो जब लाइसेंस राज जब खत्म हो गया तो फिर गवर्नमेंट अप्रूवल की जरूरत नहीं थी। लेकिन अभी भी कहीं पे गवर्नमेंट अप्रूवल जैसे नहीं लेना है तो ऑटोमेटिक रूट होता है, वहां आप 74% कर सकते हैं। अब गवर्नमेंट अप्रूवल लेके आते हैं अगर आप, तो 100% हो जाता है, ठीक है, 100% आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नीम कोटेड यूरिया, अब ये भी एक रिफॉर्म था एग्रीकल्चर सेक्टर में कि नीम कोटेड यूरिया, यूरिया का इतना हम काफी बड़े इंपोर्टर हैं यूरिया के, तो वहां पे नीम कोटेड यूरिया क्या होता था, यूरिया का यूज और भी जगह पर खेती से रिलेटेड अन्य जो कह सकते हैं आप उद्योग थे, इंडस्ट्रीज थी, उनमें मिसयूज होता था, ठीक है, खेती से अलग इंडस्ट्रीज में भी इसका मिसयूज होता था। अब इस मिसयूज के कारण जो है नीम कोटेड जब कर दी गई तो वो जो उपयोग दुरुपयोग था वो रुक गया। अब इसका केमिकल फॉर्मूला का क्या होता है, ये केमिस्ट्री या साइंस में बन सकता है कि यूरिया का केमिकल फॉर्मूला, देखिए जो हमने सुन रखे, जैसे पिछली बार 2 केमिकल फॉर्मूले, पहली शिफ्ट में आया शायद ब्लीचिंग पाउडर का आया था, सेकेंड शिफ्ट में जो है वो बेकिंग पाउडर का, तो ब्लीचिंग पाउडर और बेकिंग पाउडर मतलब सुन रखा होता है इन चीजों का, उसका केमिकल फॉर्मूला पूछा। यूरिया का आपने सुन रखा है, अमोनिया का सुन रखा होता है, जैसे डीएपी वगैरह होती, उसका केमिकल कंपोजिशन क्या होता है, ये सब पूछा जा सकता है। तो यूरिया क्या होता है, NH2CO NH2, ठीक है। अब टैक्स टाइप क्या होता है, डायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं, इनकम टैक्स आपका डायरेक्ट टैक्स होता है, प्रॉपर्टी टैक्स आपका डायरेक्ट टैक्स मतलब जो गवर्नमेंट आपसे डायरेक्ट अप्लाई करती है और डायरेक्ट आप उसको पे करते हैं, ठीक है, इनकम टैक्स आप डायरेक्ट पे करते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स होता है सेल्स टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, ये सब जो टैक्स होते हैं वो इनडायरेक्ट होते हैं। आ सकता है ऑप्शन में कि कौन सा इसमें डायरेक्ट टैक्स है कौन सा इनडायरेक्ट, तो ऑप्शन से आप एलिमिनेट कर सकते हैं। मैं एक वीडियो लाने वाला हूं जिसमें आपको ट्रिक्स बताऊंगा कि कैसे आप कम पढ़कर भी आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं जो आपने नहीं पढ़ रखे थे। लेकिन इसके लिए एक जरूरत होती है कि जितना पढ़ें उतना सॉलिड पढ़ें, ठीक है। अब कुछ ये इंडेक्स हैं जो लॉन्च होते हैं, गवर्नमेंट इनको लॉन्च करती है, मैं इसको बड़ा करके इसको मिडिल में लाता हूँ, ठीक है। ये कौन कौन से हैं, आई इसे बोलते हैं इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ठीक है, कंप्राइज 8 कोर इंडस्ट्रीज, 8 कोर इंडस्ट्रीज ये शामिल होते हैं। और सबसे बड़ा कौन सा होता है, पेट्रोलियम वाला, ये लगभग 30% के आसपास ले जाता है, ठीक है। वेटेज होता है, मतलब कि ये कोर इंडस्ट्रीज का मतलब है कि इनके बिना हमारा काम नहीं चलना, जो आधारभूत चीजें हैं ना, आधारभूत में आती चीजें, पेट्रोलियम हो गया, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी हो गया, वेटेज है, मतलब इनमें हमारा अगर ये ना हो तो और इंडस्ट्रीज का भट्ठा बैठ जाएगा। स्टील हो गई, उससे छोटा, फिर कोल, फिर क्रूड ऑयल, फिर नेचुरल गैस, फिर सीमेंट, फिर फर्टिलाइजर। सबसे इन 8 में से सबसे छोटा कौन सा है, फर्टिलाइजर, सबसे बड़ा कौन सा है, पेट्रोलियम। इसे जारी कौन करता है, एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, जो मर्ज करके एनएसएसओ हुआ करता था, सीएसओ हुआ करता था, मर्ज करके एनएसओ बना दिया गया, ठीक। WPI होल सेल प्राइस इंडेक्स रिलीज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड
इंडस्ट्री, ये किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स रिलीज करती है। सीपीआई कौन रिलीज करता है, फिर एनएसओ रिलीज करता है। समझ में आ गया। तो यहां से जो है चीजें, मॉनेटरी पॉलिसी और चीजें खत्म हो जाती है। अब छोटा सा ऐसे टॉपिक है करेंसी एंड कॉइन्स। गवर्नमेंट ओन्ड जो प्रेस है, मतलब जो पैसा छापती है, वो कहाँ कहाँ, नासिक में है, देवस में, सेंट्रल इंडिया में, जो कि अदर टू प्रेस मैसूर और सलबोनी ईस्टर्न इंडिया में। ठीक है, मतलब कितनी प्रेस हो गई, 1 2 3 4, 4 प्रेस ऐसी हैं जो पैसे छापने का काम करती हैं गवर्नमेंट की। ठीक है, 2 इसमें सबसे इंपॉर्टेंट, नासिक और देवस वाली। और 1 रुपए के नोट के अलावा, 1 रुपए के नोट के अलावा जो फाइनेंस सेक्रेटरी के साइन जिसमें होते हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी के सारी नोट्स आरबीआई गवर्नर साइन करता है। सबसे बड़ा सिक्का कौन सा हो सकता है, 1000 रुपए तक का सिक्का हो सकता है। कौन सा लॉ रिस्ट्रिक्ट करता है, 1906 का एक कॉइनेज एक्ट है, जिसके हिसाब से सबसे बड़ा सिक्का जो लॉन्च हो सकता है वो 1000 रुपए का है। इसीलिए जो बड़े बड़े सिक्के जो बनते हैं ना, 5000 रुपए का, ये सब सेरेमोनियल होते हैं, ये मार्केट में नहीं आते। 1 रुपए के सिक्के में ऑयल एक्सप्लोरेशन साइट होती है, मतलब नोट के पीछे या आगे कहीं पे साइन बने होते हैं ना। आप अगर आप देख रहे हैं तो आपके पास अगर नोट है तो आप पढ़ सकते हैं इससे कि कौन सी चीज कहाँ पे होती है। 10 रुपए में क्या होता है, कोणार्क सन टेम्पल। 50 रुपए में हम्पी होता है। 100 रुपए में रानी की वाव होती है। ठीक है, 200 रुपए रानी की वाव गुजरात में, हम्पी कर्नाटक में, सांची स्तूपा कहाँ है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, 200 रुपए की नोट में होता है। 500 रुपए लाल किला होता है। 2000 रुपए मंगलयान। ठीक है, अब इसकी ट्रिक जो है, ट्रिक अजय सर ने बनाई थी, आपको बताया था इसमें कौन कौन सी चीजें होती हैं। तो उन्होंने कहा था कि मंगल, लाल और सांची, सच्ची, रानी, मतलब इसमें ऐसे कुछ ट्रिक बनाई थी। मेरी ट्रिक अलग है। मैं कैसे याद करता हूं कि 2000 रुपए सबसे बड़ा नोट है। ठीक है, मंगलयान जो है हमारा सबसे बड़ा अचीवमेंट था 2014 का, तो मैं याद करता हूं कि मंगल। और एक और तरीका ये है कि मंगल जो है, जो नोट है वो लाल होता है, रेड कलर का होता है, और मार्स जो है रेड प्लैनेट बोला जाता है। तो इसमें क्या बना है, रेड नोट में रेड प्लैनेट, 2000 रुपए। 500 रुपए मैंने याद किया कि मतलब मैंने ये याद किया 200 रुपए। अब ये सांची स्तूपा बना था जो 2000 एडी के आसपास बना था, मतलब 2000 ईस्वी के आसपास, ईस्वी नहीं बोलना चाहिए, सॉरी, मतलब जब 2000 वो कैलेंडर शुरू हो रहा था ना, 2000 साल पहले, तो 200 रुपए की नोट में सांची स्तूपा बना है। लेकिन ये मेरी टेक्निक है, फिलहाल इसको थोड़ा कठिन लगती। सर ने बोला कि ये इतना समझ में नहीं आएगी, तो यहाँ पे ऐसे बोला उन्होंने कि ऐसे आप बताइएगा, मंगल, लाल और सच्ची रानी। ठीक है, ऐसे करके बताया। बाकी जो बचते हैं आप उनको अलग कर सकते हैं कि मंगल, लाल, सच्ची रानी। पीछ उल्टा चलता है, मंगल 2000 हो गया, लाल जो है 500 हो गया, सच्ची मतलब 200 हो गया, रानी और 100 रुपए हो गया। ठीक है, ऐसे करके सर ने मुझे बताया, मैंने कहा चलिए आपको बता देते हैं फिलहाल। तो यहां से हमारा इकोनॉमी का लेक्चर खत्म होता है। ठीक है, और इसको आप पढ़ेंगे और समझेंगे। मेन चीज पढ़ने से ज्यादा पहले समझेंगे, उसके बाद आप देखेंगे कि आपको कितना समझ में आया, कितना नहीं समझ में आया। और सिर्फ यही पढ़ के जाएंगे तो आप पीटी में 5 में से 4 क्वेश्चन तो 100% सही करके आएंगे। कितने क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन। और ट्रिक वीडियो के साथ हो सकता है 5वां क्वेश्चन भी आप अटेम्प्ट कर ले जाए और आपका सही हो जाए। ठीक है, तो ये पीडीएफ जो है हिंदी में भी अवेलेबल होगी। आप टेलीग्राम में पीडीएफ के लिए अब टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, वहां से आप हिंदी इंग्लिश दोनों की पीडीएफ पा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। नमस्कार।